Two, three, one, and here we are. Assalamu alaikum and welcome. ख़वातीन, बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप आए हैं आज पैनलिस्ट इंक्लूडिंग आवर व्यूअर्स टुनाइट। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि वजूद ज़न में है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ये हमने बहुत दफ़ा सुना हुआ शेर। लेकिन ये जो ज़न है यानी जो औरत है, जो हर घर की रौनक है, रंग है और खूबसूरती है, समटाइम्स वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड और हम अपने आप को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए आज हम इस अहम टॉपिक पे बैठ के गुफ्तगू करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, पैनलिस्ट के साथ, और हम आपकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको बताती चलूँ कि इट्स एस्टिमेटेड दैट वुमेन अराउंड 3000 डेज जो है अपनी लाइफ के वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में गुजारती हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं और इसी से बहुत सारे बाज़ दफ़ा हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे चैलेंजेस जो हैं वो अराइज करते हैं। तो आइए हम इस मौजू पे आगे बात करते हैं। बिफोर आई बिगिन टू डू सो, आई वुड लाइक टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू माय पैनल। मेरे साथ आज मौजूद हैं रमा चीमा, जिनको आप सब जानते होंगे। शी इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ बेटी। शी इज़ रनिंग एन अमेजिंग फोरम फॉर वुमेन टू हाईलाइट, टू एम्पावर एंड टू बिकम देयर वॉइस। उनके साथ हमारी दूसरी पैनलिस्ट है डॉक्टर शाजिया हारिस, who is she is the member and a college sorry of physician and surgeon in Pakistan. She is also an OB-GYN. उनके बराबर डॉक्टर शाजिया मकसूद है, who is also training program director OB-GYN. She is also heading a very important hospital as an OB-GYN. She's a doctor over there. And then we have Asmita with us. Thank you very much. We would like you to tell us a little bit about इलाज. उसके बाद हम अपना फोरम खोलेंगे और अपनी गपशप शुरू करेंगे. Sure. Thank you so much. Assalamu alaikum and good evening, everyone. My name is Asmita. I'm the co-founder and CEO of Ilaj. It is very nice to see you all today. Ilaj app is an online healthcare solution. We have consultants from Pakistan and abroad to provide online video consultation in almost all the areas of medical expertise. Besides this, we have collaboration with pharmacies, labs, and home healthcare. In pharmacy, we have Foster Medicos, and in laboratories, we have Dr. Isa Lab and Chuktai Lab. And for home care, we have Health Yabi Home Care Services. This is one-stop shop for all your medical requirements. Without leaving your home, we provide hospital care for you and for your loved ones. Aapka ilaj, aapke haath mein. We welcome all of you on this webinar. Thank you. Thank you very much, Asmita, for the introduction. आप लोगों को बताते चलें कि हम ये वेबिनार इलाज के साथ कर रहे हैं और इसकी वजह यही है क्योंकि हम ना सिर्फ ख़वातीन में अवेयरनेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पे ख़वातीन सऊदी अरब, पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त, वी वुड लाइक देम टू नो मोर अबाउट इलाज, जॉइन इलाज एंड लर्न अबाउट दिस अमेजिंग एंडेवर, ताकि उनका सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। यहाँ से हम अपना सेशन शुरू करेंगे और हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट पैनलिस्ट के पास चलते हैं, रमा चीमा। अस्सलाम वालेकुम रमा। रमा, सॉरी वी कांट हियर यू। आप दोबारा चेक कीजिएगा, आप म्यूट पे तो नहीं है? जी, बिल्कुल म्यूट पे थी। अस्सलाम नो वालेकुम। प्रॉब्लम। बहुत मेहरबानी हिरा इलाज की, शी एम्पावर्स यू की। आप लोग जो काविश कर रहे हैं लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की, ये बहुत ज़रूरी है। और रिमोट लाइफ और कोविड लाइफ ने हमें एक ये अपॉर्चुनिटी भी दी है कि जो आप लोगों ने वीडियो कंसल्टेंसी शुरू की हैं, ऐसी डिस्कशंस शुरू की हैं जो पहले शायद इस तरह नहीं हो सकती थी, रसाई नहीं होती लोगों की, लोग चीज़ों तक पहुंच नहीं सकते फॉर व्हाटएवर रीजंस। So I applaud you for whatever it is that you're trying to do. Thank you very much, Rama, for sharing these amazing thoughts. Rama, हम बात कर रहे हैं आपके हवाले से। आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आप एक फोरम चला रही हैं और उसके पीछे बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ी सोच है, लेकिन ये कहीं से शुरू हुई है। और मैं सबसे पहले जो आपसे सवाल करना चाहूँगी वो ये कि हमारे यहाँ जब बेटी पैदा होती है, तो सबसे पहली सोच क्या होती है? मतलब उसके पैदा होने के बाद सबसे हमारी वरी क्या होती है? मेरा एक बात, इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शेयर करूं, ये कहना ज़रूरी चाहूँगी कि मैं कि ज़िंदगी एक जनरलाइज़ेशन नहीं होती।
मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ। मैं वो शेयर करूंगी जो रोजाना मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द मेजोरिटी में। मैं बेशक जानती हूँ कि बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ बच्चियों की पैदाइश को खुशी तस्वर किया जाता है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनको सपोर्टिंग मैकेनिज्म्स दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी मुझे मेजोरिटी में ऐसे हाउस होल्ड्स भी नजर आते हैं जहाँ बच्चियों की पैदाइश पे रंजो गम का इजहार किया जाता है, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। इतनी छोटी छोटी बात है कि मैंने जब बेटी शुरू की उसका एक रीजन ये भी था कि मुझे लगता है कि बच्चियों का और औरतों का स्टेटस जो है वो सोशल और इकोनॉमिक बहुत कमतर है। उनको इस समाज में इस स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में उनको मर्द के मुताबिक ना हैसियत मिलती है, ना इज्जत मिलती है, ना अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो क्योंकि मैंने पर्सनली भी फेस किया और बेटी बनाते हुए भी मैं रोज ये बच्चियों से बात कर रही थी और औरतों से बात करती हूँ। अगर मैं गलत होती तो छिपा, ईदी, ये कितने खूबसूरत इदारे हैं, इनके बाहर झूला होता है। मैंने इन लोगों के साथ काफी रिसर्च कंडक्ट की थी। सो 90% जो इन्फेंट्स छोड़े जाते हैं वो बच्चियां होती हैं। मतलब ये लोगों को लोग बेटा जो होता है ना उस झूले पे कभी नहीं छोड़ के जाते, वो सिर्फ 10% होता है। ठीक है, नाजायज औलाद है या जो भी जिस तरह भी किसी की हैसियत नहीं है, ज्यादा बच्चे हो गए हैं, वो छोड़ के जो भी उनके रीजंस हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कि इस वक्त तालीम का अगर आप देख लेते हैं तो बच्चे फैमिलीज प्रेफर करती हैं कि स्पेशली लो इनकम के अपने बेटों को स्कूल भेज देती हैं, बच्चियों को घरों के काम दूसरों के घरों में लगा देते हैं। उनकी तालीम पे कोई फोकस नहीं है। अगर ये मैं यहाँ दोबारा कहूंगी, मैं स्टेटिस्टिक्स की बात करती हूँ, सिर्फ 22% लीडरशिप रोल्स में है खवातीन पाकिस्तान में। सॉरी 4%, 22% वो हैं जो लीडरशिप रोल्स तक जाती हैं। सो आप जैसी खूबसूरत खवातीन जो बैठी हैं वो इस 22% का हिस्सा है। हम लीडरशिप रोल्स में हैं ना, मैनेजरियल रोल्स में है, उससे भी सीनियर है। और इसके अलावा 96% ऑफ विमेन हाउस होल्ड जो है ना वो ओन नहीं करती। सही बात है। मतलब मेरा तो वी डोंट ओन हाउसेस। ट्रू, बिल्कुल। अगर मैं गलत होती और बेटी की शी एम्पावर्स यू और बेटी किसी की हमें जरूरत ना पड़ती इन ऑर्गेनाइजेशंस की। और मैंने पर्सनली हम 3 बहनें थी, मेरा तो भाई नहीं था। मैं अपनी माँ बाप की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत और प्यार से रखा, तालीम दी। और जिस टाइम मैं थी मतलब शादी उनके थी कि इनकी शादी करें, अपने घर जाएं, बिकॉज यू नो वी टॉकिंग अबाउट द अर्ली 2000, सो दे वर अफ्रेड। 3 बहनें थी, एक लम्हे मुझे किसी ने भूलने नहीं दिया कि मेरा भाई नहीं था। गांव में रहते थे, छोटे इलाके में रहते थे, अफसोसनाक उनकी होती थी कि हाय तुम लोग का भाई नहीं है, तो मतलब तुम लोग के साथ तो बहुत बुरी हुई है। और मैं वाकई इंटरनलाइज मिसोजिनी इतनी ज्यादा थी, मैं वाकई समझती थी कि मेरा ब्रेन भी कम है, मेरी हैसियत भी कम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं इतनी खुश हूं कि आप 4 खवातीन हैं, कितनी खूबसूरत इंस्पिरेशंस होंगी आप अपनी फैमिली के लिए। देखिए लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब अगर हम फातिमा जिन्ना साहिबा की बात करेंगे, ये बड़ी बड़ी खवातीन है जो लीडर्स हैं, वो हमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, बट वी कांट रिलेट टू देम। वी कैन ओनली रिलेट टू एग्जाम्पल्स हु आर इन आवर फैमिलीज, हु आर इन आवर फ्रेंड सर्कल। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब कहा आपने। रमा, जहाँ हम बेटी की पैदाइश की बात कर रहे हैं और बेटी का होना घर में बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो एक चीज होती है वो ये कि जब बेटी पैदा होती है, दूसरी बात ये होती है कि शी कम्स विद अ सेल बाय डेट, यानी उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, जो मेरे ख्याल में से डॉक्टर्स एग्री करेंगे, उसके यूट्रस से बड़ी कनेक्टेड होती है ना? मतलब एक खास एज आई और एक हमने कहा कि जी ये लेबल कर दिया कि बस अब लड़की जो है ना वो बुढ़ी हो गई है। अनफॉर्चुनेटली। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं? ये मैं आपसे सवाल कर रही हूँ रमा। ये पेट्रियार्की का ये पेट्रियार्की ने आपको बताया है। बिल्कुल, मर्द मुझे लगता है इतना बूढ़ा हो जाता है, उसके ऊपर स्ट्रेस होता है काम करने का। हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं इनको ज्यादा जल्दी? हमें तो चलो जो भी होता है, हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारी एग क्वालिटी खराब हो जाती है एक वक्त के बाद। यही है ना कि हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, और क्या हमारे साथ आपने लगाना है? आप कौन सा 30 मार खान बन जाते हैं? मतलब आप लोगों की सेहत अफेक्टेड होती है, ब्लड प्रेशर आपको होता है, मतलब डायबिटीज आपको जल्दी हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम्स आपको हैं। ये पेट्रियार्की ने आपको बताया ना कि औरत बस एक उम्र के बाद उसकी बस एक डेट है, उसके बाद वो एक्सपायरी डेट की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही नहीं है। That's the media telling you, the civil society telling you। मतलब यही तो वो चीजें हैं जिनको हमें चैलेंज करना है। अच्छा, ये एक कौन और कह चीज रहा भी है? है
रमा, नॉट ओनली पेट्रियार्की एंड द सोसाइटी, बट इसमें हम जैसी, मतलब हम जैसी तो नहीं, लेकिन औरतें भी शामिल होती हैं जो बिल्कुल। दूसरी औरतों को लेबलाइज करती हैं, अनफॉर्चुनेटली। और वो उनके यहाँ, हमारे यहाँ जो एक शादी का कल्चर है, एक आंटीज का कल्चर है कि जी वो हुआ तो एक लड़की के बाद उस अरसे के बाद उसको ब्रांड कर दिया जाता है कि नाउ शी इज टू ओल्ड। बेशक। और हिरा, मैं इधर बिकॉज एक और बात करूंगी। जब मैं प्लीज, बेटी की, खवातीन की जब राइट्स की कोई भी इधर बात करेगा ना, आप लोग रिप्रोडक्टिव राइट्स की भी बात करेंगे, आपको सिर्फ चैलेंजेस नजर आएंगे इस खित्ते में। क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं ये बात करने से उनकी क्या ईगो, उनका पावर, उनका कंट्रोल कैसे हम जो है ना वो चैलेंज करें। इट्स ऑल अ पावर गेम, नथिंग एल्स। दे थिंक दे आर टेकिंग अवे फ्रॉम देयर पावर। तो जब मुझे किसी ने बहुत उनको लगता है हिट करना है, तो कहते हैं आंटी। मैंने कहा जी आप मुझे दादी कह लें, आप मुझे परदादी कह लें, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हिलूंगी। दैट्स देयर वे कि आप हाँ इनको आंटी कह देंगे तो एकदम से उनको गुस्सा चढ़ जाएगा, और वो फिर दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू, कि गुस्से में आएंगे, एक नेगेटिव इमोशन शो करेंगे। तो वो जो एक हमारे साथ लगा होता है, औरतें बड़ी जज्बाती हैं, मर्द बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत जज्बाती, गॉसिप बहुत करते हैं। तो ये वही चीजें हैं ना कि हम करते हैं तो वो भी करते हैं, हम इंसान है बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग। बिल्कुल, एंड इसी में मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगी कि व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, एंड हमारे साथ हमारी डॉक्टर्स भी सुन रही हैं, हमारे माशरे में एक और चीज होती है। रमा, आई एम पोस्टिंग दिस टू यू अगेन बिकॉज वी आर सो एनर्जाइज्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट राइट नाउ, कि हमारे माशरे में एक और चीज भी होती है कि जी हमारे यहाँ एक आइडिया है, एक सेटअप है एक मुकम्मल औरत का, जो जिसकी शादी हो जाती है खास एज में, जिसके बच्चे हो जाते हैं एक खास नंबर के खास एज में, और वो जुल्म सहती भी है तो वो फिर मुकम्मल औरत कहलाई जाती है। जितनी बेचारी है ना, मतलब जितना वो, मतलब वो वही अच्छी है जो बर्दाश्त कर रही है। थोड़ा सा है सर ना, उठा ले तो वो तो फिर रिबेलियस बदतमीज है, वो लीडर नहीं है, बुरी हो वो जाती है। रिबेलियस है, हम्म, नेगेटिव कॉनोटेशंस है। अब इधर एक और मैं चीज कहूंगी, आपने नामुकम्मल औरत का कहा, मुझे एक्यूट एंडोमेट्रियोसिस है, और मेरी औलाद नहीं हुई, और बांझपन का मेरे साथ बहुत देर टाइटल रहा है, हम्म, और वो इतना एम्बेडेड हो गया कि मुझे भी अपना आप कमतर लगता था। मैं कहती थी कि मतलब मैं क्या जेंडर हूँ, मैं हम्म, जिस चीज के लिए पैदा हुई हूँ मुझसे वो ही नहीं हो रहा। हम्म, मतलब ये क्या बात है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है पाकिस्तान की, और मेरे गिले बहुत ज्यादा थे। मैं जब हम्म, नमाज पढ़ती थी या दुआ करती थी, और मैं अल्लाह से यही कहती थी कि अल्लाह मियाँ, मतलब लोगों के इतने हो रहे हैं कि उनसे बच्चे रुक नहीं रहे, आप मुझे एक दे दें, हम्म, और इनकम्प्लीट वाली फीलिंग मुझे थी, बिकॉज मुझे ये बताया गया था कि तुम दो तीन चीजें, शादी होगी तो पहला पहला माइलस्टोन तुम्हारी औरत होके जिंदगी का ये है, दूसरा तुम हम्म, औलाद होगी, अच्छा औलाद के साथ भी बेटा होगा तो तुम्हारी जिंदगी कंप्लीट है, ट्रू, बेटी बिल्कुल, होगी तो नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बनी। एक और तो करो ना, बेटा तो होना चाहिए ना, तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? कौन सा डेटा शो करता है कि बेटे ज्यादा ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, मुझे एक एब्सोल्युटली, पेरेंट्स दिखा दे जो जिन्हें कहा होगा कि नहीं बेटी केयरिंग नहीं है। ये गिले तो मैं सुनती हूँ माँ बाप से कि बेटा चलो वो तो चला गया, भाई सेटल हो गया। बेटी का गिला मुझसे बहुत कम लोगों ने किया कि उसने केयर नहीं की। amazing. This is so sad and so painful. Rama, with the discussion that we are having so far, there's so much passion, there's so much energy, there's so much emotion. इतना सारा आपकी बातों में है, which I can hear, I can relate to, I can understand you, I can hear you out. आपने इस सब चीज़ से जो आप गुजरी हैं, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ऑडियंस के साथ और शेयर करें और बताएं हमें अपनी जर्नी के बारे में, जो आप, क्योंकि आप you've taken something which was very painful, you put it together, और इसने आपने बेटी भी बनाया है, अपना जो प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट एंड हाउ डिड यू कम जी टू बिल्कुल। बेटी। एक बात मैं ये जरूर कहूंगी, देखिए आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इलाज है, या ये इतने अच्छे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, इलाज मुमकिन है। एक तो ये बात। दूसरा, हेरसे पे मत जाएं। मुझे जिस तरह की बुरी बुरी एडवाइस आम लोगों ने दी है ना, मैंने वो फॉलो भी की है, क्योंकि जब आपको औलाद चाहिए होती है, आप दुनिया में हर चीज करने के लिए तैयार होते हैं। आई वॉजंट ह्यूमन, आई वॉज आई वॉज सो डीह्यूमनाइज्ड इन द एंटायर प्रोसेस। मैं अपनी जात खो चुकी थी, एंड हियर आई ट्राइड किलिंग माई सेल्फ 3 times। ओह माय गॉड। मुझे कोई टेंशन नहीं बोलने में भाई। हाँ मैं टूटी, हम्म, औलाद के लिए टूटी। हम्म, मेरे 6 मिसकैरेजेस हुए, और इलाज मुमकिन है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कोई मसला है
तो हम औरतों का एक और इशू है कि हम गायनी के पीरियड्स की बात नहीं करेंगे। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर की रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये था कि बहुत दफा इस खित्ते में, स्पेशली पाकिस्तान में, ये होता है कि औरतों को लम्प्स फील हो रहे होते हैं, बड़े मसले होते हैं, वो शेम से नहीं जाती बिल्कुल, और दे डाई एन अर्ली डेथ, और कैंसर वहां पहुंच चुका होता है बिकॉज दे आर अशेम्ड कि किसको बताएंगे जी कहाँ हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप में कोई मसला है, आम लोग, मतलब डोंट लेट आपकी फैमिली, दोस्त, या वो जो एक, मतलब मैं क्या कहूँ, इस खित्ते का सो कॉल्ड विजडम है, डोंट लेट इट डिक्टेट योर लाइफ। खुदा के लिए, ये जो इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमारे पैनल पे बैठे हैं, उन्हें अपनी सारी सारी उम्र लगा दी है रिसर्चेस पे काम करके, एक्सपीरियंस करके, ये हमारे लिए ही है। हाँ, और डॉक्टरों से मेरा थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट होगी कि आई थिंक आप लोग डेली ये काम करते हैं, कई दफा हमें ये जरूर होता है कि आप एम्पैथी थोड़ी और क्रिएट करें। जो इनफर्टाइल कपल है या जो भी गायनी के किसी भी इशू से जा रहा है, ये एक बहुत तकलीफ दे अमल है। मैंने तो बिल्कुल यहाँ तक सुना कि मुझे बड़े लोगों ने कहा कि अच्छा, आप अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करा दें, आपकी औलाद नहीं होती। एक और मजे की बात ये होती है, एवरीबडी अज्यूम्स इट्स द वुमन जिसमें जो बांझ है। ठीक है, मुझे एंडोमेट्रियोसिस था, मैं मान लेती हूँ, मैं तो खुल के भी कह रही हूँ। अगर आप बहुत से कपल्स को ऐसे देखा, वो कोई हस्बैंड से पूछता भी नहीं है, मर्दों से पूछा भी नहीं जाता, ये डिस्कोर्स ही नहीं होता कि उनके साथ मसला है। मदर इन लॉज को अगर पता भी लग जाए कि उनके बेटों के साथ मसला है, वो मानती नहीं है, फिर बेटे की दूसरी शादी करा देती हैं। ट्रू, एब्सोल्युटली। और मैं हीरा ये कहूंगी कि मेरी जो जिंदगी के जो भी वाकयात थे, जो भी तकलीफें मैंने देखी हैं, मैंने बेटी उसी वजह से शुरू किया। हमारी आवाजें दबाई जाती हैं, हमें और ये खवातीन भी पेट्रियार्कल होती हैं, वो भी वही, मतलब वही चीजें इन्फोर्स करती हैं अपनी बेटियों पे, बहुओं पे। और मुझे नहीं पता हम अपने एक दूसरे के साथ कंपटीशन क्यों रखते हैं। ये सिस्टरहुड को और आपने बनाना है ना, नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है। और बेटी की काविश, इट वाज अ डिजिटल मीडिया कैंपेन दैट आई स्टार्टेड, और जब मुझे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, तो हमने उस पर अवेयरनेस और एडवोकेसी डिफरेंट एरियाज पे करना शुरू की। कई दफा तालीम के शोबे में, कई दफा वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, रिप्रोडक्टिव राइट, मतलब जो भी हमें लगता था कि हम कर सकते हैं, हम उस पे सेशंस करते हैं, कंटेंट क्यूरेट करते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हिरा आप भी जानती हैं, और बहुत सी दफा ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, आम लोगों को पता नहीं होता। लोन्स होते हैं, स्पेशल प्रमोशंस होती हैं, इसके अलावा जॉब्स होती हैं, फिर लीगल एड होती है फ्री, जो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस की, या मतलब लोगों को अपने यहाँ पे ये भी नहीं होता कि हमें निकाह नामा भी बच्ची को नहीं पढ़ाया जाता। वो कहते हैं कि नाराज ना हो जाए, क्यों निकाह नामा पढ़ी हो, इससे बेहतर है कि तुम्हारी बाद में तलाक हो जाए, तुम्हें 2 रुपए भी ना मिले, तुम्हारे कोई राइट्स ना हो, निकाह नामा नहीं पढ़ाना तुम्हें। हालांकि शायद बिल्कुल बुरा ना लगे। सो थिंग्स लाइक दैट, आई थिंक यंग वुमेन एंड वुमेन नीड टू बी मोर अवेयर। सो इस काविश से बेटी शुरू किया, और अब एक ये सोशल इम्पैक्ट एंटरप्राइज बनने जा रहा है। और मकसद वही है जो आपका है, कि एम्पावर करें औरतों को, उनको अवेयर करें, उनकी जिंदगियां आसान करें। आज अगर मैं अपनी तकलीफ के बारे में बात कर रही हूँ, उसका एक ही मकसद है कि मुझे सुनने को भी मिलता है, मुझे अब्यूज भी मिलता है, मुझे बुलिंग भी होती है, मगर फिर भी मैं अपना सख्त दिल रखती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मेरी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात से किसी को फायदा हो रहा होगा। एंड गायनी के जो भी इश्यूज होते हैं, फिर एक और बात ये भी है कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये डॉक्टर साहिबा खुद भी बताएंगी कि हम लोग बच्चियों को इतना पैम्पर और प्रोटेक्टेड रखा जाता है, शादी के बाद एकदम से एक एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, ये बहादुर होके सब कुछ करवा लेंगी। किस तरह करवाएंगे, किस तरह करवाएंगे? आई विल ऐड अ लिटिल लाइन। हाँ बिल्कुल, इसमें एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग ऐड करूंगी कि उस दिन मैं सोशल मीडिया पे ही पढ़ रही थी कि जी पूरी जिंदगी कहा जाता है कि लड़कों से दूर बैठो और उनके साथ ना, एंड देन यू आर मैरिड टू अ स्ट्रेंजर, and then with the stranger you have to do it. You're left with that stranger on the first night, and then पूरी जिंदगी उस stranger, उसकी strange family के साथ आपको गुजारनी होती है। तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। रमा, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बहादुरी के साथ अपनी कहानी शेयर की है हमारे साथ। यू शेयर्ड ऑल योर स्ट्रगल्स, योर स्टोरी, इट्स सो इंस्पायरिंग। एंड जो अच्छा काम और सही काम निकलने के लिए जो चलता है इंसान, उसके सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं, but we are there to support you and we are with you and I salute you completely for this thing. मैं तो आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। एंड जो खवातीन इस वक्त इसको देख रही हैं, इस प्रोग्राम को, आप सबको कहूंगी कि जिनके अंदर हिम्मत नहीं है या ताकत नहीं है, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझें।
हम जैसे लोग आपके साथ हैं. आई एम अ कोच, आई एम देयर, वी हैव डॉक्टर्स हियर, वी हैव पीपल लाइक रमा. यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस. अपना एक सर्कल क्रिएट कीजिए जिसमें आप कहीं ना किसी से कनेक्ट कर सके, क्योंकि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और इसी वजह से आज हम लोग बैठे हुए हैं इन पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने के लिए. और इस बात को मैं आगे थोड़ा सा लेके चलूंगी. अब हम इसको थोड़ा सा आगे, विल टेक दिस कॉन्वर्जेशन फॉरवर्ड. मैं डॉक्टर शाजिया हारिस आपके साथ थोड़ा सा शुरू करना चाहूंगी, बिकॉज हमने बात शुरू की कि बेटी की पैदाइश, उसके साथ क्या होता है. तो सबसे पहले जब हमारे यहाँ, मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, ठीक है ना. फॉर मी इट वाज समथिंग कि जब वो 8-8.5 साल के हुए, दे स्टार्टेड द पीरियड वेरी अर्ली. I didn't know how to exactly, break it to them. मैंने उनको थोड़ा सा बताया, लेकिन there were so many things that we need to understand. एक terminology है menarche. Please correct me. मैंने उसको सही बोला या नहीं? सही, बिल्कुल सही बोला है मेरा. सही. Great. तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि जब लड़की जो होती है, when she steps into this whole period phase, तो what is the first thing that she's faced by, और उसको कहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है. क्योंकि हम इस पूरे टॉपिक में जिस बारे में बात करें, वो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है किसी प्रॉब्लम को नोट आउट करने के लिए. तो what is the first time that happens? थैंक यू सो मच हिरा. सबसे पहले तो मैं इलाज का और शी एम्पावर्ड यू का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया कि ये जो एक इतनी इम्पोर्टेंट इशू है. एंड थैंक यू सो मच रमा कि आप जो हैं वो आई फोरम पे और आपने हर चीज़ को डिस्कस किया, क्योंकि जब तक हम जो है वो खड़े होके इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे तो कभी भी जो हमारी जो वुमेन है वो कभी भी एम्पावर्ड नहीं होंगी कि वो खुद खड़े हो और अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो शेयर करें और डिस्कस करें. तो थैंक यू सो मच. हम मिनार्की से ही आगे चलेंगे. बट इस मिनार्की जो है वो एज है जिसमें एक वुमेन को, सॉरी, एक गर्ल को फर्स्ट मेंसेस होते हैं. इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हमारी जिंदगी में. बीइंग अ वुमेन, हमारी जिंदगी का सबसे अहम पॉइंट जो होता है दैट इज द एज ऑफ मिनार्की, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब बहुत सारी चेंजेस हमारी जिंदगी में आ रहे होते हैं. तो हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हिरा ने कहा, कि हमें अपने बच्चों को फ्रॉम 9 years, बिकॉज जो एज ऑफ 10 to 16 years बनती है, तो फ्रॉम 9 years ऑनवर्ड हमें अपने बच्चों को, मैं तो ये कहूंगी कि हमारे करिकुलम में जो है वो ये सब चीज एडेड होनी चाहिए, ताकि हमारी गर्ल्स को पता हो, सेकेंडली हमारे बॉयज को भी पता हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि दिस इज समथिंग जो कि हमारी जो बहनें हैं उस एज से वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होंगे. तब जब उनकी शादी होगी तो उन्हें पता होगा कि जो गर्ल्स हैं दे हैव बीन थ्रू सच सिचुएशन ऑन मंथली बेसिस. तब ही वो जान सकेंगे कि उनकी बीवी जो है वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स के साथ फेस कर सकती है. Absolutely. अब हम मिनार्की को आगे लेके चलते हैं. मिनार्की सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर हम अपना माइलस्टोन अच्छे से अचीव कर लें तो जैसा कि रमा ने कहा कि एंडोमेट्रियोसिस और फर्दर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए जो है वो एक हिंड्रेंस बन सकती हैं. अगर हम अर्ली डायग्नोज कर लें, अपने फर्स्ट जो हमारा माइलस्टोन है उसको अच्छे से लेके चलें, वहीं पे अगर प्रॉब्लम को फिक्स कर लें तो फ्यूचर में जो है वो जाके प्रॉब्लम नहीं होती. हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि शादी के बाद चीजें खुलना शुरू होती हैं, तब पता चलना शुरू होता है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एक लड़की के अंदर क्या-क्या थी जो कि अर्ली ट्रीट की जा सकती थी. अच्छा डॉक्टर शाजिया, सॉरी मैं यहाँ से एक सवाल पूछूंगी. आपने अभी कहा कि इसको ठीक से, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज ठीक से, व्हेन यू मीन ठीक से. ठीक से देखिए, मिनार्की की एक एज, जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज एन एज रेंज फ्रॉम 10 years till 16 years. अगर किसी बच्ची को 16 years पास कर जाते हैं और उसको मेंसेस नहीं आते तो वी नीड टू सी के प्रॉब्लम क्या है. अगर एक और वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो कि गर्ल की जिंदगी में आता है एट द एज ऑफ 13, जब उसका ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू होती है. इट इज वेरी मच रिलेटेड टू मेंसेस. जैसे ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होती है, विदिन 3 years ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेंसेस हो जाने चाहिए. अगर मेंसेस नहीं होते तो इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम.
अगर मेंसेस नहीं हो रहे हैं एंड शी इज अप्रोचिंग 16, उसके साथ उनका जो है वो कोई ग्रोथ डिले है, स्टंटेड ग्रोथ है, अगर प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट सही नहीं है, अगर कोई और प्रॉब्लम एसोसिएटेड उसके साथ कोई और रेड फ्लैग साइन नजर आ रहा है, तो मेरी आप सब मदर से ये गुजारिश है कि सबसे पहले अपने जो आपका फैमिली फिजिशियन है, जो कि आपका इंटरेस्टेड डॉक्टर है, नो नीड कि आप इधर उधर जाएं, कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट है वहां जाएं, आपका जो इंटरेस्टेड आपका अपना जो फैमिली फिजिशियन है उसके पास जाएं, उससे अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ताकि क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो एग्जामिनेशन और प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री से ही जो है वो बहुत सारे डायग्नोसिस मिल जाते हैं। नो नीड कि हम जो है वो बहुत हाई-फाई टेस्ट करवाएं उसके बाद किसी डायग्नोसिस पे पहुंचे। एंड वंस सम डायग्नोसिस कोई तशखीस हो जाती है, क्योंकि ये जब भी प्रॉब्लम आती है तो हम ये ना समझे हमेशा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी गायनी की वजह से आ गई, कभी कभी कोई अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि एक शेयर्ड केयर होती है जिसमें आपका फैमिली फिजिशियन, आपकी गायनी की डॉक्टर और समटाइम्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये तीन डॉक्टर्स हैं जो कि मिल के आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या मैं आगे चलूं? बिल्कुल। अच्छा, अब हम आ गए, ठीक है, मेंसेस हो गए एज पे। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज क्या है? कभी कभी ये होता है कि मेंसेस शुरू होते हैं, शुरू में बिल्कुल ठीक होते हैं, अचानक से जो है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। कभी बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, कभी बहुत स्केंटी होते हैं, जिसको हम मेनोरेजिया कहते हैं अगर बहुत ज्यादा आ रहे हों, ओलिगोमेनोरिया कहेंगे अगर बहुत स्केंटी हो या बहुत डिलेड हो। तो याद रखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21-35 डेज का होता है। अगर 21 दिन से कम में आपको पीरियड्स आ रहे हैं या 35 दिन के बाद यानी मोर देन 1.5 मंथ आपको गुजर चुका है, it is for more than 3 consecutive periods या more than यानी in a year, most of the time your periods are irregular, तो इसको हम menstrual irregularities में शामिल करेंगे और आपको जो है फौरन से देखना होगा कि what would be the causes। कॉजेज इसमें जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल कॉजेज होते हैं, ट्रीटेबल कॉजेज हैं। प्रॉब्लम वही है कि टाइमली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसको हम जो है वो लैग कर रहे होते हैं। तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि बहुत रेयर है। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कोई थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। समटाइम्स जो यंग गर्ल हैं वो मेनोरेजिया के साथ प्रेजेंट करती हैं विद सर्वाइकल पॉलिप्स। सिंपल ट्रीटेबल कंडीशन है जिसको डिले किया जाता है और वो मोस्टली होता है कि शादी के बाद उसका जो है वो वैजाइनल एग्जामिनेशन होता है, एट दैट टाइम दे आर डायग्नोज्ड विद दिस सिंपल प्रॉब्लम। और पहले से जो है वो एक स्ट्रेस और डिप्रेशन पेरेंट्स में भी आ रहा होता है, लड़की में भी आ रहा होता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। समटाइम्स कुछ ईटिंग बैड हैबिट्स जो कि आजकल हमारी यंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा हो गए हैं कि बहुत ज्यादा हमने जंक फूड, हेल्दी ईटिंग के से जो है हम दूर जा रहे हैं। इज दिस वन ऑफ द मेजर कॉज? एक्सेसिव एक्सरसाइज, ठीक है, हर चीज की जो है ना वो ज्यादती हमेशा प्रॉब्लम कॉज करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने डॉक्टर को कब दिखाना है, अगर हमारे पीरियड ज्यादातर मिस हो रहे हैं। जो ये हमारा वेबिनार है, इससे पहले हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था, उसमें जो है वो 35% ऑफ द वुमेन जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस सर्वे में, दे वर हैविंग मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज व्हिच इज प्रीटी मच सिमिलर, जो कि इंटरनेशनल अगर आप रिसर्च देखें तो डिफरेंट कंट्रीज में अगर आप देखें तो 5 to 35% जो है वो कंप्लेन इन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की है। इवन देयर आर कंट्रीज जहाँ पे 80% ऑफ द गर्ल्स दे कंप्लेन कि जी उनके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हैं टिल देयर यूनिवर्सिटी गोइंग एज। डॉक्टर शाजिया, इधर सॉरी बिफोर यू मूव ऑन, आई जस्ट हैव अ क्विक क्वेश्चन हियर। आपने कहा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, एक चीज जो बहुत सारी लड़कियों के साथ होती है एंड इट्स टेकन, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कल्चरल मिथ भी आ जाता है एंड प्रॉब्ली यू कैन एड्रेस दैट। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपका
अंदर यूट्रस जो है वो क्लेंस हो रहा है, या बहुत आप हेल्दी हैं और आप बहुत अच्छा हेल्दी बेबी आप पैदा करेंगी, और दर्द हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. सो पेन एक्सेसिवली लॉन्ग पीरियड ऑल्सो it's taken कि जी ये आपका यूट्रस जो है ना वो क्लीन अप हो रहा है. सो कैन यू एड्रेस दैट प्लीज? हेरा, बिल्कुल मैं अब इसी बात पे आने वाली थी कि जो ड्यूरेशन ऑफ ब्लड फ्लो है फ्रॉम 2 बल्कि 1.5 डे to 5 days जो है वो इट्स नॉर्मल. मेरे अपने पास बहुत सारे हैं, वो पेशेंट अपनी बच्चियों को लेके आती है कि जी कोई ऐसी दवा दें जिससे मेंसेस खुल के हो जाए. तो उनको यही समझाना पड़ता है कि कोई ये चीज नहीं है खुल के मेंसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है जिसका अगर 1.5 दिन आपको पीरियड यानी फ्लो है और उसके बाद आपका वो स्कैंटी है या इफ देयर इज नो फ्लो, दिस इज वेरी नॉर्मल. तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस चीज की अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी दवाएं बहुत मांगी जाती हैं कि जी खुल के मेंसेस हो जाए. डॉक्टर साहब मेरे दूसरी बात जो आपने इतने खुल के हो रहे थे कि आई एक्चुअली वांटेड सम मेडिसिन टू कंट्रोल दैम, एंड आई वाज ऑलवेज टोल्ड कि ये बुरी चीज है, कंट्रोल ना करें जी, जो गश है इसको कंट्रोल ना करें. आ रहा है. देखिए जो पीरियड्स हैं, अगर हम उसको रफली बात करें तो अगर एक फीमेल जो है वो 4 to 6 pads in a day, if she is changing without passing clots, this is normal menstrual flow. अगर वो 6 pads से ज्यादा चेंज कर रही है, उसके साथ जो है वो क्लॉटिंग हो रही है, तो दिस इज एबनॉर्मल. हमें देखना है कि अंडरलाइन कॉज उसका क्या है. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. प्लीज मदर्स, यंग गर्ल्स जो मुझे सुन रही हैं, प्लीज ये बात सुन लो मेरी कि ये सब चीजें जो हैं वो देखो, जो मेंसेस है ना, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी है उसको बनाया है, उसको बनाया ही इस तरह से है कि हमने वो जो 5 to 7 days हैं उसको बहुत अच्छे से गुजारना है वेरी नॉर्मल सिम्टम्स के साथ. अगर कोई भी चीज एब नॉर्मल है, अगर एब नॉर्मल दर्द है, तो प्लीज गो टू योर डॉक्टर. देखिए, एक नॉर्मल पेन जो कि बेरेबल हो, आपने पेन किलर ले लिया, आपका पेन ठीक हो गया, इट मीन्स इट्स अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल डिस्मेनोरिया. बट अगर वेरी स्वेयर पेन है तो एंडोमेट्रियोसिस कैन प्रेजेंट विद स्वेयर एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. तो प्लीज अंडरलाइंग एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है. तो प्लीज ये मत समझे कि जो आपके सिम्टम्स हैं अगर वो मोर देन उनका थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब देयर इज एन अंडरलाइंग कॉज. ठीक है, थैंक यू सो मच हमने ड्यूरेशन की बात कर ली. देखिए ये 3 पॉइंट सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि लेस देन 21 days, मोर देन 35 days, इट्स एन एबनॉर्मेलिटी. पीरियड्स, heavy blood flow more than 7 days, it's an abnormality. If you are changing your pad for more than 6 pads in a day, it's an abnormality. If you are having severe pain that you cannot continue your daily living, अगर आप अपनी जिंदगी की जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं, इट्स एन एबनॉर्मेलिटी. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाजिया, बिकॉज मैं यहाँ पे ऐड करती चलूंगी कि अक्सर बच्चियाँ होती हैं वो स्कूल नहीं जा पाती ऑन द फर्स्ट सेकंड डे ऑफ पीरियड. इज अ वेरी हैवी, बहुत हैवी फ्लो होता है. बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, उन्होंने कहा नहीं बेटा आपके कुछ होगा नहीं, बट माई क्लोथ्स वर कम्प्लीटली स्ट्रेन्ड एंड यू नो ड्रेंच्ड. तो उसके साथ एक इमोटिव एलिमेंट भी होता है कि जी आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, या आप इस सिनारियो में है कि आप भाग नहीं पा रही हैं, आपके घर में सब पूछ रहे हैं कि जी इनको क्या हुआ है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, भाई पूछ रहे हैं कि ये जो है ना ये हमारे साथ भाग खेल क्यों नहीं रही है. So these are so important. Thank you so much for highlighting this very important aspect. हिरा, इसके लिए बस मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी. वैसे तो शाजिया मकसूद बहुत बेहतर से आपको बताएंगी ट्रीटमेंट, कि अगर कॉमन अगर आप हेडेक को भी ले लें, अगर आपका दर्द जो है वो शुरू में जब बिल्कुल माइल्ड सा होता है तब आप पेन किलर ले लेंगे तो यू विल बी रिलीव्ड. तो सेम इज द केस डिस्मेनोरिया, कि जब आपको पता हो कि आपके पीरियड्स कब शुरू होने हैं, उससे अगर एक दिन पहले आप अपनी बेटी को जो है वो मेडिसिन दे देंगे, पेन किलर, सिंपल पेन किलर जस्ट लाइक पेनाडोल, बेस्कोपेन, तो वो जो टाइम जो फर्स्ट 2 days जो उसके डिफिकल्ट गुजरने हैं वो कभी भी नहीं गुजरेंगे. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम कहते हैं दवा नहीं लेनी, बीमारी बढ़ा है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई यस एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी मिथ होती है व्हिच वी विल डिस्कस ऑन द वे कि जी बड़ी इस तरह से होते हैं, दवाई नहीं खाना, गश हो रहा है निकलने दो, अच्छी बात है. एंड यू नो एक फिजिकल तो आप मिजरी से गुजर रहे हैं.
सॉरी हीरा, मैं जी आपको जी इसमें जी एक प्लीज। लाइव एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वाज वॉमिटिंग ब्लड, ठीक ओ है, माय शी गॉड। हैड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और जब उसकी मदर से मैंने हिस्ट्री ली तो उसने, शी वाज यानी थ्रोइंग ब्लड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, बट उनका ये कहना था कि चूंकि फॉर द लास्ट 1 ईयर इसको पीरियड्स नहीं आए, तो वो पीरियड्स का ब्लड जो है वो अब इसके मुंह से आ रहा है। ओ माय गॉड। तो ओ यानी माय आप गॉड। सोचिए कि मीडिया हमारे पास है, व्हाट्सएप, एवरीथिंग वी हैव, लेकिन अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आपको एक बात बताऊं कि इतने सारे मिथ्स हैं जो विच वी विल अनकवर ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस से, ये सारी गपशप के बीच में, क्योंकि इतने मिथ्स हैं, इतना हमारे पास जो है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग है पीरियड के ऊपर और हमारी बॉडी से रिलेटेड, के उस मिथ के चक्कर में वो हमारे पास गैप क्रिएट होता है जहां हम इन टाइम जो है ना इन चीजों को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं चक्रों में रहते हैं। और आई कैन सी रमा हैज बीन राइटिंग आल्सो एंड आई कैन सी द एक्सप्रेशन ऑल्सो ऑन हर फेस। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जी आपको ये बोला जा रहा होता है कि सब लड़कियों के साथ होता है एंड इट्स नॉर्मल, और तुम्हारे साथ हो रहा है तो क्या बड़ी बात है। तो आई कैन रिलेट टू इट माई सेल्फ, क्योंकि मैं इस मिजरी से गुजर चुकी हूँ। And thank you so much, Dr. Shazia Haris, for highlighting all of these things and saying what is okay and what is acceptable and when to draw the line. And second, now I really need to go and seek some help in this regard. And I hope कि जितनी भी खवातीन और माएँ जो इस वक्त सुन रही हैं, जो इस चीज़ से गुजर चुकी हैं, वो और जो जिनके आगे बच्चे हैं और they've got their young ones with them, this is a great piece of information. Dr. Shazia Haris, we will move on a little bit more into our discussion. थोड़ा सा आप बताएं कि ये जो हमारी सारी पीरियड के ऊपर डिस्कशन हो रही है, बहुत सारी दफ़ा होता है कि वी डोंट गेट द टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स, या हमें टिपिकल वो चीज़ें नहीं आती हैं। उस इवेंट में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब औरत की शादी हो जाती है तो उसको कहा जाता है एनुअल एक पैप स्मीयर टेस्ट हो। व्हाट अबाउट द यंग वंस, younger girls? Is there any way that we can do an annual checkup and just ensure कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है? बिल्कुल, जैसा कि हीरा मैंने आपसे कहा कि आपकी जो फैमिली फिजिशियन है, शी और ही इज द बेस्ट डॉक्टर फॉर यू, क्योंकि वो आपको बचपन से लेकर चल रही होती है आपके साथ, यू आर कंफर्टेबल टू टॉक विद हर। तो एनुअल फिजिकल चेकअप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एनुअल फिजिकल चेकअप में जब कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस हो जाती है। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहीं पे उसको जो है वो पिक कर लिया जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो वो इन्वेस्टिगेशंस कर ली जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्यू साइंस हैं जिन्हें हम रेड फ्लैग साइंस भी कहेंगे, कि अगर ग्रोथ जो है वो एट हॉल्ट आ गई है, बढ़ नहीं रहा, वजन बहुत ज्यादा आम हो रहा है, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर है अगर जिस्म पे, जिसे हम हर्सुटिज्म कहते हैं। ये नॉर्मल, हमें पता है कि एक फीमेल का जो है वो टेक्सचर ऑफ हेयर ऑन द बॉडी इज सॉफ्ट। अगर वो मेल लाइक हो रहा है, या फिर अगर मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस यानी कोई गंजपन हमें नजर आ रहा है अर्ली एज में गर्ल्स में, तो ये फ्यू सिम्टम्स हैं जिसके लिए हमें जो है वो फौरन से अगर हम उसको पिक कर लेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि फ्यू अंडरलाइंग ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें ये सिम्टम्स हो सकते हैं। उनको डायग्नोज करके उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जा सकता है। और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ऑन द टॉप, जिसमें हमें जो है वो डेज ऑफ साइकिल और वो सब चीजें जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो हम ईयरली बेसिस पे अपने जो है वो फैमिली फिजिशियन से डिस्कस करते रहेंगे तो देयर विल बी अ टाइम कि वो जो लड़की है वो खुद काबिल होगी कि वो मंथली बेसिस पे खुद अपने आप को इवेलुएट कर सकेगी, वो खुद अपना एग्जामिनेशन, वो खुद अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकेगी, वो खुद अपने मेंसेस को जो है वो देख सकेगी। कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप, सबसे अहम जो प्रॉब्लम जो मैंने पाकिस्तान में देखा है कि वी कीप ऑन स्विचिंग डॉक्टर्स। तो प्लीज एक अपना फैमिली डॉक्टर रखें, एक अपनी गायनेकोलॉजिस्ट रखें, एक अपना पीडियाट्रिशियन रखें, ताकि वो आपको प्रॉपर्ली फॉलो अप कर सके। अब आप कहीं नई जगह जाएंगे तो उसको आपने नए सिरे से हिस्ट्री देनी है, वो कभी भी आपके उन सिम्टम्स या उन साइंस या उन डायग्नोसिस के साथ कोरिलेट नहीं कर सकेगा जो कि लास्ट ईयर शायद आपके साथ हुए। राइट, बिल्कुल। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू आस्क दोस क्वेश्चंस टू यू राइट नाउ, क्योंकि हम
पीरियड के ऊपर बात कर रहे हैं और मिनिस्ट्रल साइकिल से बात कर रहे हैं हवाले से, a very important element that's attached to is the PMS symptom. यानी जब हमारे पीरियड का ऑनसेट होता है तो हमारी उससे एक हफ्ते पहले जो है बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, और ना सिर्फ बॉडी के अंदर चीज़ें होती हैं क्योंकि वो तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है एज अ लेमैन कि क्या हो रहा है. देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो हम एट टाइम्स पिकअप करते हैं या नहीं करते, लेकिन हमारे हार्मोन्स के अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसका हमारी मूड्स के ऊपर, हमारी इमोशंस के ऊपर जो है वो बहुत इफेक्ट होता है. थोड़ा सा डॉक्टर शाज़िया हारिस इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बिफोर आई गो ऑन टू डॉक्टर शाज़िया मकसूद टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल, क्योंकि इसमें मैं चाहूँगी कि जो मर्द हजरात भी अगर इस प्रोग्राम को किसी पॉइंट पे देखें, दे शुड आल्सो नो अबाउट इट. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि जब हमें हमारे करिकुलम में शामिल होना चाहिए इसको फ्रॉम ग्रेड 8, नॉट ओनली द गर्ल्स, बॉयज को भी पता होना चाहिए. और यू आर राइट कि जो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं समटाइम्स बड़े नॉर्मल होते हैं, समटाइम्स कुछ गर्ल्स के साथ बहुत सीवियर होते हैं, जिसमें नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक, कुछ लोगों को माइग्रेन होता है. नॉर्मल माइग्रेन और मेंस्ट्रुअल जो है वो डिफरेंट है. समटाइम्स आपको जो है विद योर पीरियड्स जो है वो माइग्रेन शुरू होता है. तो ये तमाम सिम्टम्स दे आर वेरी नॉर्मल, जो कि चूंकि हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी इज यानी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो. ओके. समटाइम्स वेरी नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर ये जो है वो प्रोनाउंस्ड है तो अंडरलाइन कॉज को हमें देखना है. इसका मतलब कि हार्मोनल जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो देयर आर यानी फिर वही हम उसी पे आ गए डायग्नोसिस पे कि हमें देखना है कि वो सर्टेन रीजंस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से, जिस पे अभी मकसूद इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो बताएंगी आपको. तो उन चीजों को हमें जो है वो बस ये देखना है कि इफ इट इज नॉर्मल, नो नीड फॉर ट्रीटमेंट. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है योर डाइट एंड एक्सरसाइज. जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है वो हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज से मॉडिफाई कर सकते हैं. रेगुलर अगर हमारी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स, वॉक 5 डेज अ वीक अगर हम कर रहे हैं तो आई कैन से विद गारंटी यू विल नॉट हैव प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स. उसके बाद इफ यू आर हैविंग अ रेगुलर डाइट जिसमें विच इज लो इन कैफीन, लो इन रिफाइंड शुगर, लो इन सॉल्ट, लो इन कैलोरीज, लो इन फैट. अगर आप जो है वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं विच इज हाई इन कॉम्प्लेक्स शुगर्स, जिसमें जो है वो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए, एम्पल ऑफ फ्लूइड आ गया, कैल्शियम का बहुत अच्छा जो है वो रोल है इसमें. अगर हमारा जो डेली इनटेक कैल्शियम का है वो 800 to 1000 मिलीग्राम्स, जो कि आपका 3 से 4 ग्लास मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो आपका पूरा हो जाता है. अगर आप वो ले रहे हैं, अगर आप हजम नहीं कर सकते फॉर सम रीजन, तो यू कैन टेक कैल्शियम टैबलेट. अगर कैल्शियम का इंटेक अच्छा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपको कभी भी जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स प्रोनाउंस नहीं होंगे. सही सही. थैंक यू सो मच डॉक्टर शाज़िया हारिस फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कमेंट्स में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अबाउट मेंसेस. हमने अभी फॉर दोज हु आई डोंट नो इफ दे वर लिसनिंग टू इट और नॉट, हमने ये वाली बात बहुत ज़्यादा की कि इरेगुलर मेंसेस जो होते हैं, दिस इज़ अ साइन दैट यू शुड गो एंड सी योर डॉक्टर. कुछ लोगों ने ये पूछा है कि जी हमारे जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं वो हमें इतना अपडेट नहीं करते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ गो एंड सीक आउट. There are a lot of doctors out there. आप रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं. And now this wonderful forum of Ilaj is there. Please seek out these wonderful doctors who are here with you right now. तो ये सब है, और इससे हम I will move on to Dr. Shazia Maqsood. Thank you so much, Dr. Shazia Maqsood, for patiently waiting for all this discussion to come towards you. Dr. Shazia, we are all in the discussion of period, and I'm sure that आप सारे comments लोगों की पढ़ रही हैं. किसी ने पूछा कि जी रमज़ान के अंदर हमारी menstrual cycle change हो जाती है. बहुत सारे लोग PMS symptoms के बारे में बात कर रहे हैं. It's such a common problem, periods and the things that come, and फिर भी हमें जो है awareness की बहुत ज़रूरत है. We have a lot of concerns about it. So can we start our discussion from here? A little bit about on this. करते हैं. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन. और रमा और हिरा और शाजिया, बहुत एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है. मैं तो बिल्कुल 1 मिनट भी इसकी मसले भी हल करें इंशाल्लाह.
सबसे पहले आपने रमजान के दौरान जो है वो पीरियड्स जो है regular हो जाते हैं। Sorry, अक्सर am I the ऐसा one भी who's having a little disturbance hearing Dr. Shazia? If I can find out. Sorry, Dr. Shazia Maqsood, I feel that we are breaking up a little bit. आपकी आवाज़ आ रही है? जी, थोड़ी सी ब्रेकअप हो रही है डॉक्टर शाजिया. अच्छा, I'm not So sorry about that. well, मेरा इंटरनेट तो ठीक काम कर And that's very normal. ये तो हमारे साथ होता है when we are doing webinars all to all our audience. This is very normal. These are the things that we discover with time. Technology comes with its own glitches. So let's wait. Let's give Dr. Shazia Maqsood a moment to reconnect. Dr. Shazia, we're still having a bit of trouble hearing you. Would you like to rejoin? Would that suit you? Or should we wait a moment? I think it's getting better now. Ha. Can you hear me now? Yes, perfect. बहुत अच्छा चल रहा है. जी डॉक्टर शाजिया. तो आपने मुझे कहाँ तक सुना था ये बताइए. अब ये गड़बड़ हो गई है. हमने थोड़ा सा मिस आउट कर दिया. Let's go back. जहाँ से हमने डिस्कशन शुरू की थी. आपने मुझसे ये पूछा था हेरा कि रमजान के दौरान पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं और फिर दूसरा आपने कहा था कि हम पीएमएस को वहां से लेकर चलते हैं. तो रमजान के दौरान पीरियड इरेगुलर होने की या रमजान के बाद एक्चुअली पीरियड इरेगुलर होने की रीजन ये होती है कि बहुत सारी खवातीन जो है वो रमजान से पहले उसकी प्रिपरेशन शुरू करती हैं. उनकी कोशिश ये होती है कि वो रोजे पूरे रख लें और उनका कोई ब्रेक ना आए उसमें. और उस सिलसिले में फिर वो जो है किसी पूछ के या इंटरनेट पे किसी ग्रुप के थ्रू जाके या किसी डॉक्टर के पास जाके वेरी रेयरली तो वो दवाएं ले लेती हैं ताकि पीरियड जो है वो प्रोलॉन्ग बंद हो जाए. उसके बाद जब वो छोड़ती हैं दवा पीरियड या तो इरेगुलर होते हैं या फिर उन्हीं डेट्स पे नहीं आते तो वो परेशान होती हैं. फिर ये सवाल होता है कि अब मेरे पीरियड्स कैसे नॉर्मल होंगे. तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम पीरियड रोकने के लिए कोई दवा खाते हैं, कभी किसी बच्ची की शादी हो रही है तो कह रही है कि शादी के वीक के अंदर मेरे पीरियड आने वाले हैं तो मुझे वो रोकना है, या किसी को उम्रे पे जाना है या किसी को हज पे जाना है या रमजानों के लिए या किसी और सोशल इवेंट के लिए वो पीरियड अपने रोकना चाहते हैं और वो मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि जब आप वो मेडिसिन लेना स्टॉप करेंगे तो उसके विद इन 1 वीक आपके पीरियड आ जाएंगे और उसके बाद आपके जो अगले पीरियड्स आएंगे वो उन डेट्स में आएंगे क्योंकि ये अब आप पीरियड की नई डेट होगी. आपने अपने आप को आर्टिफिशियली ब्लीड करा लिया था या आर्टिफिशियली स्टॉप कर दिया था दैट रीजन. तो ये तो वो बात है कि रमजानों के दौरान पीरियड इरेगुलर होना. दूसरी बात जो डॉक्टर शाजिया हारिस ने भी अभी बहुत अच्छी तरह बताई है सबको, मैं उसको रिआइटरेट करूंगी कि हम जो खाते हैं जो 70% जो हमारे मेंस्ट्रुअल मसले हैं उसका ताल्लुक हमारे किचन से है. बिकॉज वी से वी आर व्हाट वी ईट. राइट, एब्सोल्युटली. अगर जब हम पीएमएस की बात करते हैं, अब आ जाए पीएमएस के ऊपर, अगर किसी की बच्ची को पीएमएस है या किसी साहिबा को शादी के बाद पीएमएस है या वो है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही जैसे हमने बात की कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है माशरे के अंदर, लोगों के अंदर, कि ये ना कहें कि ये तो होता है, तुम तो पागलपने की बात कर रही हो और जब तुम्हें पीरियड आते हैं तुम्हारा तो मूड ऑफ हो जाता है और मैं तुम्हारे पास बैठ नहीं सकता या एक्सेट्रा. या माएँ भाई जो है वो बच्चियों को कह रहे होते हैं कि यार ये क्या तुम हर वक्त मुँह बना के बैठी रहती हो. तो सबसे पहले तो जो बच्चियों में पीएमएस होता है, डाइटरी फैक्टर के अलावा ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर टीनेजर्स, दे आर गोइंग थ्रू सच अ ह्यूज चेंज इन देयर बॉडी. तो वो हार्मोन्स क्रिएट करेंगे. और फिर इस बात को भी देखने की जरूरत है कि क्या आया ये सिर्फ पीरियड्स की वजह से है, ये टीनेज की वजह से है, या कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन तो नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है. क्योंकि जो मेल के हार्मोन्स हैं, ओवरी के हार्मोन जिसको हम हरफ आम में FSH और LH कहते हैं, वो चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है, डॉक्टर के पास जरूर जाइए. उसके साथ बात कीजिए एक और हार्मोन है जो आपके ब्रेन के अंदर अगर उसकी कमी हो जाती है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं. अगर सेरोटोनिन हार्मोन आपका कम हो तो वो भी ये मूड चेंजेस करता है. अब मेरे पास आज मिसाल के तौर पे आज एक मदर आई, मैं भी क्लिनिक से उठकर आ रही हूँ, उनकी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी को 1 हफ्ता हुआ है और अब वो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं. तो जो डिलीवरी के बाद भी जो हार्मोन्स हैं वो अभी बॉडी से तो निकले नहीं है ना. तो मेरा पहला सवाल ये होता है, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ? एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. Oh my God. The second question is, are you sleeping well? ऐसे नहीं बेबी मुझे सोने नहीं देता तो मैं सोती नहीं हूँ. A very good thing for us as doctors to say is कि अच्छा sleep when the baby sleep. It's not always possible, isn't that right? तो मैं हमेशा जूनियर डॉक्टर्स को भी ये समझाती हूँ कि थोड़ी एम्पैथी
और ये नहीं कि एक आप 15 मिनट का विजिट है तो आपको सिर्फ ये करना है कि अच्छा आओ हिस्ट्री बताओ चले जाओ। नो, यू नीड टू गेट इनटू द कोर। अगर कोई बच्ची अपने पास आपकी लेकर आया है तो इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कर रहा है। तो मेरा ये हमेशा मेरी ट्रायल ये होता है कि उस सिटिंग के अंदर जहाँ एक बच्ची पीएमएस के साथ मेरे साथ आई है, जिसकी माँ परेशान और बाज़ औक़ात बाप भी आए हुए होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको काउंसिल करूँ। और दूसरी बात, जितनी मम्मीज और डैडीज आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आई होप कि डैडीज भी देख रहे हो, वो देख रहे हैं, सबसे पहली बात है कि जब आप अपने छोटे बच्चे को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट के कमरे में आते हो ना, तो दैट इज अ बिग इवेंट इन देयर लाइफ. It has happened with me. I was 50-year-old and my nanny and my mom took me to a gynecologist who prescribed some God knows what pills to me, and it did not make things better. I was suffering from PCOS, which I later knew, and then now I know how to deal with that. Now the most important question, उस बच्ची की भी तो self respect है ना. आप मेरे सामने आके उसको डांटना, जैसे ही मैंने कहा कि जी आप अपने डाइट से, डॉक्टर साहब ये तो सुनती नहीं, हर वक्त चिप्स खाती रहती है, हर वक्त उल्टा सीधा खाती रहती है. आप ये चीजें बच्चे के साथ पहले डिस्कस तो कर लो कि आपको क्या बात करनी है मेरे सामने आके ना. आपने मेरे सामने उसको, इसका मतलब है मैं उसके लिए मॉन्स्टर बन गई. अब मुझे सबसे पहले मम्मी को चुप करा के मैं कहूंगी मम्मी पहले काम डाउन हो जाओ, फिर मैं कहूंगी बेटा मैं भी तुम्हारी एज की थी तो मैं भी यही खाती थी क्योंकि यही चीजें अच्छी लगती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन चेंज. नाउ यू टेल मी. तो वो बाजुकात कभी वो बच्ची रोना शुरू कर देती है, या बाजुकात वो मम्मी और बेबी के अंदर वो फ्रिक्शन हो रही है. अब एज मच एज मम्मी लव्स द बेबी, लेकिन शी going into an adult and she has a self respect. Absolutely. Refuting her symptoms under the carpet saying कि ये तो है ही ऐसी, that is not. इससे ये that is the main vital point कि जहाँ पे ये तफरीक जन्म लेती है कि वो कहती है जी हमारी बच्ची का तो मिजाज ही नहीं मिलते हैं. और फिर जब उसकी बेचारी की गरीब की शादी होती है तो फिर माँ कहती है ये तो शुरू से ऐसी थी. अगर उसका झगड़ा होता है हस्बैंड से, कहती है ये तो शुरू से ऐसी थी. तो फिर you know it escalates और फिर वो जैसे कहते हैं ना रेबेल बन जाती है वो बच्ची. Right? I love the fact, Dr. Shazia, that you're touching on the psychological aspect and the relationship aspect, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस तरह के सवाल आ रहे हैं इस वक्त कमेंट्स में. I'm sorry, I'm breaking our conversation at this moment to do that, क्योंकि बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं, they are taking a lot of interest in this. They probably want to know more. And you're so right कि जो है बहुत misunderstandings है, myth है again इस चीज के बारे में, क्योंकि आप इतने इमोशनली, you're not in control of yourself at that time. You know, you cannot, you have no idea what's happening to you. तो आपके इर्द गिर्द जो आपका घर वाले हैं, या आपका हस्बैंड है, या आपके माँ बाप है, या आपके बहन भाई भी हैं, I think they should also know. And there is somebody asked, will anyone like boys or my mom notice when I have a period? There is no shame. I think we need to change the stance also. Absolutely. And always charity begins at home. जब हम कह रहे हैं तो हमें अपने घर में ये लागू करेंगे तो आगे हमारे घर वाली बच्चियां, हमारे बेटों की बीवियां जो हैं वो उससे बेनिफिट करेंगी, या हमारी बेटियां जहाँ जाएंगी वो उससे बेनिफिट करेंगी. तो चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम के अबाउट टाइम कि हमें ये बात रियलाइज करना चाहिए. और आपके प्लेटफॉर्म्स के तवस्सुत से अगर यू नो हर हाउस होल्ड में घर घर ये पैगाम पहुंचेगा तो ये बहुत अच्छी चीज होगी कि भाई बच्चियों की मेंटल हेल्थ है वो बहुत जरूरी है. और अगर पीएमएस है, जिस तरह से डॉक्टर शाजिया हारिस साहिबा ने कहा कि 90% ऑफ पीएमएस जो है वो डाइट के जरिए सही हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है. 10% अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, उनको भी डॉक्टर्स जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते. लेकिन जो डॉक्टर की जिम्मेदारी है वो एम्पैथी है, और जो पेरेंट्स की और घर वालों की जिम्मेदारी है वो ये रियलाइजेशन है कि ये चीज जो है ये नॉर्मल है. हम जो है ना, हमारे एक टैबू है, हमारा एक सोशल टैबू है. हम ये कहते हैं ये तो होता, तुम तो ड्रामा कर रही हो, यू नो. या हम लड़के भी अगर कभी रोते हैं ना, या वो होते हैं अरे लड़के तो नहीं रोते यार, कैसे फ्लू बने हुए, यू नो. दीज आर द सोशल टैबूज एंड द बैरियर्स, यू नो. जैसे कहते हैं ना कि वो यू नो यू हैव टू शैटर द सीलिंग नाउ, कि इट्स इनफ ऑफ दिस कि हम वो जो एक सोशल पेट्रियार्की क्रिएट की हुई है हमने कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए और लड़कों को ऐसा होना चाहिए. मेंटल हेल्थ कहाँ है? और फिर ये वो फॉर्म है जो फिर सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को गलत आईडीज बना के गालियां दे रही होती है, मिसगाइड कर रही होती है, ये कर रही होती है, बिकॉज उनकी तो अपनी तरबियत ही सही नहीं हुई ना. तो फिर अगर हम बहैसियत कौम ही सही नहीं होंगे तो फिर हम आगे क्या पैगाम पहुंचाएंगे, या अगले 10 साल में हमारी सेकंड जनरेशन में क्या होगा. तो दैट इज व्हाई अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू डॉक्टर शाजिया, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातें की हैं सारी, बिकॉज हमारे पास यू नो दिस अ myriad ऑफ क्वेश्चंस दैट्स कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस राइट नाउ. और इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें हैं विच रियली नीड क्लैरिटी राइट नाउ. यू नो मर्द हजरात के लिए बहुत क्लैरिटी की जरूरत है,
खवातीन के लिए उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जी आया हम आयरन टैबलेट्स लें अपने पीरियड के दौरान या ना लें, यू नो मेंटल स्ट्रेस जो है, एंजाइटी जो है, कैन दैट मेक योर पीरियड कम? तो प्लीज इफ यू कुड आल्सो एड्रेस दीस व्हाइल वी मूव ऑन। एंजाइटी के साथ और यू नो स्ट्रेस के साथ जो है वो रिलेशन है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। वो स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। इसी तरह सेरोटोनिन रिलीज जब अगर रुक जाती है तो वो एंजाइटी क्रिएट करती है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में, नेचुरोपैथी में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो इफ़ यू टेक अ हैंडफुल ऑफ कैशू नट, वो सॉल्टी वाले नहीं, जो कुकिंग वाले कैशू नट्स होते हैं, दे आर योर रिच सोर्स ऑफ सेरोटोनिन। तो इफ यू feeling low, if you're feeling low in mood, you know, कहते हैं ना कि अच्छा फिर मैं पीरियड से पहले क्या खाऊं, मुझे तो चॉकलेट खानी है, मुझे तो पिज्जा खानी है, तो दिल कर रहा है पिज्जा खाने का, मैं वो नहीं खाऊंगी तो फिर मैं क्या खाऊंगी, यू नो। क्योंकि हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर आप ये डाइट कट ऑफ कर देंगी तो इट विल एटलीस्ट आपके जो वो सिवियर सिम्टम्स हो रहे हैं पीएमएस के, जहाँ पे या तो आप खुद मरना चाहती हो या आप किसी को मार देना चाहती हो, तो वो चीज कंट्रोल में आ जाती है। तो उसके लिए जो है वो नेचुरोपैथी और प्लस सीकिंग हेल्प ऑफ आइदर योर फैमिली फिजिशियन और अ गायनेकोलॉजिस्ट who is an expert in dealing with PMS, because PMS cannot be 100% treated with medicine, PMS cannot be 100% treated with psychotherapy, and PMS cannot be 100% treated with medication alone. It has to be a combination of all these three things. Dr. Shazi, just a quick question here. I read on your page as well, there are certain beautiful things which we really don't focus on. Things like flaxseed, evening primrose oil. ये कितनी helpful होती हैं? Can you just tell us a little bit about this before I move on? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सीड साइक्लिंग जिसे आप कहते हैं, ये बड़ी आजकल कॉमन हो रही है सीड साइक्लिंग, और जिसमें ये सारे सीड्स हैं, ये यू नो मुरक्कब हैं विटामिन ई का, और उसके अलावा यू नो सारे नेचुरल सोर्सेज का, फाइटोएस्ट्रोजेंस का। तो ये डिफरेंट साइकिल्स में डिफरेंट सीड्स लेने से, एक तो सबसे पहली बात है कि नेचुरोपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि एलोपैथी में कहते हैं कि हम आपको ये दवा दे रहे हैं और इसका ये साइड इफेक्ट है, लेकिन नेचुरोपैथी में नेचुरली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सीड साइक्लिंग से होता ये है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, दो हार्मोन्स हैं हमारे, एक है FSH और एक LH, ये हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है, और ये एक मखसूस वक्त FSH और LH जो है वो बैलेंस रहते हैं बॉडी में, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जब हमें अगर किसी वजह से हमारी डाइट में कोई प्रॉब्लम है, अब देखें पिछला पूरा साल जो है वो कोरोना के साथ गुजरा है, तो आई एम श्योर कि आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमने लास्ट पहले डेल्गोना कॉफ़ी बनाई, फिर हमने सार ब्रेड बेक की, और हमने खाने के ऊपर बड़ी तवज्जो दी है पिछले एक साल में। हमारी बेकिंग भी चली है, हमारी ईटिंग भी चली है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर शाजिया हारिस साहिबा भी एग्री करेंगी कि जो हमारे पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं मेरा पिछले साल में वजन बढ़ गया है। तो अब जो ये वजन बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट ओबेसिटी का लिंक जो है वो ये जो बैलेंस है FSH LH का, वो गलत हो जाता है। अब जब ये उसमें वो बैलेंस गलत होता है, तो ये जो आपके जो सीड्स हैं, इनमें वो पावर होती है वो बैलेंस को दोबारा वापस ले आए। प्लस आप डाइट करें, आप एक्सरसाइज करें। नथिंग इज समथिंग कि आप ये लेंगे तो बस ये हो जाएगा। यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच। आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो सबसे कॉमन मैं कहती हूँ, ये दुनिया में कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एपिडेमिक है। उसका रीजन ये है कि नेचुरल तौर पे हमारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हम एक डायबिटिक कौम है, सुभान अल्लाह। जब डायबिटीज फैमिली में रन करती है तो उन फैमिलीज में बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बाय डिफॉल्ट तोहफे में मिलता है एज अ जेनेटिक। ओके, तो अगर आप इस साइकिल को कट करना चाहते हैं तो आपको ओबेसिटी को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा, ओबेसिटी साइकिल। अगर आप कहती हैं कि जी बच्ची रहती है, या आप कहती हैं कि जी ये शादी हो गई है, मैंने 10 किलो वजन बढ़ा लिया, तो मेरा सबसे पहले ये सवाल जब वो आती है ना कि जी मुझे इरेगुलर पीरियड है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से, या हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे चेहरे पर बाल हो गए हैं, या हमारे जो है स्किन अच्छी नहीं हो रही है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन एक सिंड्रोम है, वो बीमारी नहीं है। तो उसमें हर चीज का अलग अलग इलाज मौजूद है। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल होता है कि बेटा अगर तुम शादीशुदा और मतलब वो कंसीव करने के लिए ट्राई करी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से तुम कंसीव नहीं कर पा रही, तो शादी के वक्त तुम्हारा कितना वजन था बच्चे? तो कहेगी 50 किलो था, 48 किलो था। मैंने कहा आज कितना? कहती कि 68 65। मैं कहा तो तुमने शादी के शरारे में फिट होने के लिए क्या डाइट की थी? देन दे स्टार्ट स्माइलिंग। तो जब आप किसी अपने इवेंट के लिए इतनी बड़ी हेल्प कर सकती हैं कि आप 10 kg 20 kg शादी की तस्वीरों में अच्छा लगने के लिए अच्छा लग सकते हो, तो व्हाई कांट यू डू द सेम थिंग, बिकॉज द सेम थिंग विल आल्सो हेल्प यू टू यू नो हैव प्रेगनेंसी। तो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम जो है उसका मेन जो बैरियर है जिसमें वो ओबेसिटी है।
9 out of 10 girls with polycystic ovarian syndrome have polycystic ovarian syndrome because of excessive weight gain. अगर वो वेट गेन का साइकिल कहीं कट हो जाए, और उसके लिए दवाएं मौजूद हैं, उसके लिए जिम प्रोग्राम्स मौजूद हैं, उसके लिए नेचुरोपैथी मौजूद है, उसके लिए नेचुरल डाइट मौजूद है. तो ये सारी चीजें, प्लस आजकल ब्रिलियंट ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, सिंगल डेली शॉर्ट इंजेक्शंस आ गए हैं ओबेसिटी को कर्ब करने के लिए. बहुत सारी गोलियां नहीं खानी पड़ती हैं. और अगर बहुत ज्यादा मॉर्बिड ओबेसिटी है तो आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप एक बेरियाट्रिक सर्जन को देख लें. हैविंग गैस्ट्रिक स्लीव आल्सो हेल्प. तो इतनी सारी अगर हेल्प अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो क्या वजह है कि आप घर में बैठ के सफर करें साइलेंस में कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गया है, मेरे पीरियड इरेगुलर है, मेरे चेहरे के नीचे जो है वो बाल आ गए हैं, या मेरे यहाँ पे डबल चिन आ गई है, अब मुझे पार्टी में जाना था. और ये बिल्कुल ये सच्ची कहानियां हैं. मुझे पार्टी में जाना था, मैंने कपड़े पहने, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कपड़े उतारे और मैंने फ्रेंड को फोन कर दिया कि यार मैं नहीं आ सकती, मेरे सर में दर्द है. अब बच्ची की, उस औरत की आप मेंटल हेल्थ को वो करें कि वो सिर्फ अपने आप को देख के, और वो साइकिल फिर वो रात को बैठ के फिर मजीद खाएगी, 10 बजे उसको भूख लगेगी. तो ये कहीं ना कहीं तो हमें ये साइकिल तोड़ना है. वो बच्चे जो मुझे, वो खवातीन जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं, एक बिरयानी की प्लेट जो डिनर प्लेट है, उसमें मेरी बहनों 3500 कैलोरीज होती हैं. आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 1500 कैलोरी ज्यादा नहीं है एक नॉर्मल. तो अगर आपने स्टूडेंट बिरयानी की प्लेट खा ली है, उसके बाद जब आप दोबारा भूख लगेगी और थोड़ी और खा लेंगी, और फिर आप बजे एक और फ्रिज में निकाल के. Sorry, Dr. Shazia. Sorry, you were breaking up a little bit again. Apologies for that. अच्छा, yeah. Now it's better. Yeah. ऐसा करते हैं कि मैं are you listening now? Okay. There's a bit of a disturbance, Dr. Shazia Maqsood. I'm afraid there's a bit of a disturbance yet as well. हाँ, थोड़ा सा हो रहा है. Okay. Okay. Is it a bit better? अगर आप कोई simple सा symptom है, yes, much better. Thank you very much. Alright. So what is डॉक्टर शाजिया, आपने बहुत अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया है. आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी गो थ्रू समथिंग और वी डोंट गो थ्रू समथिंग, हमें अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, और ख़वातीन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेती हैं. मैं आई थिंक आई विल ऐड माई सेल्फ इनटू दैट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ yo-yo dieting phases and wanting to cut down and wanting to look better, feeling healthier, and yes, I have had issues also myself, health issues. मैं ये बात आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी होती हैं who are what we call slim, trim, they're following a healthy diet, but yet despite all these barriers that we have spoken about, सारी health को हम देखते हुए, सब कुछ साथ रखते हुए, वो तब भी कहती हैं कि हमारा नॉर्मल वेट है, लेकिन फिर भी हमें PCOS है, या हमें थायराइड के इश्यूज हैं, या they end up with endometriosis. I had somebody who was working with me, a very slim girl, eating well, doing everything right, working out, but yet they do end up with these challenges. उनके health के issues होते हैं. So what do you have to say for those people, because they actually suffer a lot, क्योंकि वो हर चीज़ सही कह रहे होते हैं, उनको इस तरह की बहुत सारी एडवाइस भी मिल रही होती है अपनी डाइट, अपने खाने के हवाले से, but yet you know, the inevitable is waiting for them. We're going to, can you hear me? Sorry, Dr. Shazia, you're breaking up again a little bit. Okay. Can you hear now? Ji, I can. Okay. Sorry, Dr. Shazia, फिर थोड़ा सा हमारा ब्रेकअप हो रहा है, टेक्निकल ग्लिच आ रहा है. And that's fine. This as we've been discussing that ये होता है, इंटरनेट ऊपर नीचे होता है. That's perfectly all right. I'm still waiting कि डॉक्टर शाजिया की थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए उस तरफ से. To all the audience who are with us right now, thank you for watching us so far and being patient. And आपके सवाल जो है
बहुत अच्छे हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी हैं, और उसमें ये कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी मौजूद है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उन्होंने पूछा है हमसे मेडिसिन्स के हवाले से, आईवीएफ के हवाले से, कंसीव करने के हवाले से। हम आहिस्ता-आहिस्ता इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे, बिकॉज़ ज़ाहिर है हम एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। डॉक्टर शाज़िया हारिस, आप आर यू विद अस राइट नाउ? बिकॉज़ द स्क्रीन इज़ अ बिट ब्लॉक। जी हिरा, हाँ, मैंने कहा जब तक डॉक्टर शाज़िया मकसूद हमें रीजॉइन करती हैं, आप शायद कमेंट्स देख रही होंगी लोगों के जो आ रहे हैं, और काफ़ी इस तरह के सवाल हैं जो मेरे ख्याल से एज़ अ डॉक्टर वी हैव डॉक्टर शाज़िया मकसूद बैक। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग। जी डॉक्टर साहब। I apologize for Yes. all this glitch from my end. No Okay, so we were problem. talking No about worries. lean PCOS. Talking about lean PCOS के मतलब कुछ आपने ये फरमाया कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इनका वजन कंट्रोल में होता है, लीन होती हैं, उसके बावजूद उनको PCOS होता है और खासतौर पे एंडोमेट्रियोसिस होता है। सबसे पहली बात ये PCOS और एंडोमेट्रियोसिस दो अलग-अलग पैथोलॉजीज है और हम अभी उनके बारे में बात करेंगे। 9 आउट ऑफ 10 PCOS जो है वो obese है, 1 आउट ऑफ 10 जो है वो लीन है, और आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है कि उसको ट्रीट करना जरा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो ये जो साइकिल है obesity का वो तो होता नहीं है। तो उसमें फिर ये कि आपको जो कंबाइन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलके आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है, ताकि जो आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो हैं उसको सही तरह से ट्रीट किया जा सके। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अ गर्ल टू हैव PCOS, और शादी से पहले मेरे पास तकरीबन मेरा ख्याल है कि 90% मम्मीज आती हैं जो कहीं से ग्लूकोफेज जो कि डायबिटीज की दवा है वो अपनी बच्ची को खिलाती हुई आ रही होती हैं कि जी हम गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा ग्लूकोफेज खा लो, पीरियड सही हो जाएंगे, इसको PCO है। ठीक है, हमारे पास सवाल भी इसी के ऊपर आया, बिल्कुल प्लीज। और आप यकीन कीजिए कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ, तमाम खवातीन को सुन लीजिए और लिख लीजिए इसको, कि PCOS की डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है कि मेरा अल्ट्रासाउंड पे PCO आया था। नो, 8 आउट ऑफ 10 women उनको जिनको PCOS नहीं भी होगा उनकी अल्ट्रासाउंड पे भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज होंगी। PCOS का डायग्नोसिस जो है वो है अल्ट्रासाउंड प्लस ब्लड टेस्ट, और अगर उस ब्लड टेस्ट में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है देन वी से कि हाँ ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, अदरवाइज हम कहते हैं आपकी पॉलीसिस्टिक है। ठीक है, अच्छा, तो अब दूसरी जो चीज इसके साथ हम बता रहे हैं कि जी आप लीन हैं, अनफॉर्चुनेटली एंडोमेट्रियोसिस जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें अब हम पॉलीसिस्टिक ओवेरी से हट रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज है कि जिसमें डायग्नोसिस में बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल, और आप सर हिला रही हैं, राइट? अच्छा, हम दोनों हिला रहे हैं डॉक्टर शाज़िया, क्योंकि मैं एडेनोमायोसिस एंड you've treated me for that. I've come to you for this, and Rama has gone through endometriosis. You're so right कि ये बहुत देर से डिस्कवर होता है, और जब तक होता है it's usually काफी डैमेज हो चुका होता है। Can you tell us a little bit कि हम उसको किस तरह से एड्रेस करें और उसके बारे में क्या किया जाए? अगर हम यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसके मसल में अगर ग्लैंड ज्यादा होंगे तो वो एडिनोमायोसिस हो जाता है, और अगर यूट्रस की जो लाइनिंग, जो अंदर की लाइनिंग है जो ब्लीड करती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो किसी वजह से बाहर, यूट्रस के बाहर यानी कि पेट के अंदर, पेल्विस के अंदर ग्रो कर जाती है, इधर उधर स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये तो दो फर्क हैं दोनों के अंदर, लेकिन दोनों पेनफुल बीमारियां हैं और दोनों डायग्नोज होने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि ए ये तो होता ही है, तुम ड्रामा कर रही हो, और बी आप खुद भी समझते हो कि ये तो होता ही है, मैं ड्रामा कर रही हूँ। आप पेन किलर लेते हो या कभी नहीं लेते हो, यू नो। अच्छा, उसके बाद फिर आप जाते हो एक जनरल फिजिशियन के पास, तो वो आपका अल्ट्रासाउंड करा लेगा, अल्ट्रासाउंड पे सारी डायग्नोसिस सही आती है। मेजॉरिटी, और ये मैं आपको अपने कबीले की बात बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ द फिजिशियंस जो हैं वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं, पिक्चर नहीं देखते। तो मेरी फिजिशियंस, जो जूनियर फिजिशियंस भी हमें सुन रहे हैं, उनसे दरखास्त है कि कोई भी आप फील्ड चूज करें, अगर आप अल्ट्रासाउंड के लिए भेज रहे हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप ना सिर्फ वो रिपोर्ट पढ़ें जो रेडियोलॉजिस्ट ने लिखी है, बल्कि खुदारा तस्वीरें भी देख लीजिए। बहुत दफा ऐसा होता है कि रिपोर्ट में कुछ और लिखा होता है और तस्वीरों में एक्चुअली कुछ होता है, एंड देन वी हैव टू कोरिलेट दैट, बिकॉज पेशेंट को आपने जवाब देना है। आप अल्लाह की कोर्ट में जवाब दो कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये पावर भी भेजी थी कि आप मेडिसिन पढ़ के वहां बैठे हुए हो, और वो आपके ऊपर भरोसा करके आई है, और आप उसको गलत बता रहे हो सिर्फ एक रिपोर्ट पढ़ के, आपने तस्वीरें देखना जहमत ही नहीं की।
तो एडिनोमायोसिस तो बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप तस्वीर देखते हो और जब आप अल्ट्रासाउंड देखते हो, कहते हैं इसमें तो लिखा है यूट्रस नॉर्मल एंड ग्लोबुलर, और जब आप अल्ट्रासाउंड देखते कितने ज्यादा ग्लैंड्स हैं इसके अंदर, ये तो एडिनोमायोसिस है। और फिर जब आप बताते हो पेशेंट को, वो इतनी हैरान कहती मुझे किसी ने कभी बताया ही नहीं। मैं कहा ये तो तस्वीर में नजर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस, अनफॉर्चुनेटली अगर ओवरी में कोई बड़ी सिस्ट नहीं बनी हुई एंडोमेट्रियोसिस की तो वो नजर नहीं आता। तो अब ये होता है कि जी पीरियड आने वाले थे, बहुत ज्यादा पेन हुआ, रात को 10 बजे अम्मी को बताया, अम्मी लेके गई ईआर, एक पेन किलर इंजेक्शन लगवा दिया, चलो बच्ची लोटपोट हो गई, अगले दिन स्कूल की छुट्टी करवा दी, सिक लीव ले ली, अगले महीने फिर वो बैठी हुई ईआर में। तो ये तो आदत, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या तो उसके बाद फिर क्या होता है कि शादी हो गई, तो अभी तो सबने अंडर द कार्पेट कर दी, अंडर द कार्पेट कर दी। अब शादी हो गई तो जी वो मियाँ लेकर आ गए कि जी इनको तो इतना पीरियड होता है कि ये तो घर का कोई काम ही नहीं कर सकती, हम तो यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं तो अभी इनको यहाँ लेकर आया हूँ, और जनाब ये तो काम काज करने के काबिल ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि फिर उनको भी काउंसलिंग करनी पड़ती है भाई, कि वो उसका जेन्युइन कोई रीजन होगा। दूसरी जो चीज है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और वो अल्ट्रासाउंड पे पिक नहीं हो रहा और आपके सिम्टम्स हैं, अब तो गूगल मौजूद है, आपने गूगल पे देख लिया कि शायद मुझे एंडोमेट्रियोसिस, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि एक्सपर्ट हो। देखिए गायनेकोलॉजी भी 2 तरह के हैं, एक प्लेन सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट सिंपल प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, एक है एक्सपर्ट इन लैप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट, एक्सपर्ट इन एंडोमेट्रियोसिस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एंडोमेट्रियोसिस, और आप तो उसकी एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, अगर मैं जनरल गायनेकोलॉजिस्ट हूं तो मैं स्टेज 1 ट्रीट कर सकती हूँ, मैं स्टेज 2, 3 और 4 के लिए ट्रीट करने के लिए काबिल नहीं हूँ। अगर मैं स्पेशलाइज्ड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं प्रोबेबली स्टेज 2 और स्टेज 3 कर सकती हूँ। और स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस को डील करने के लिए इस वक्त वर्ल्ड में हार्डली 20 लोग या 25 लोग मौजूद हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को बताएं कि जिनको खुदा की कुदरत से अगर बिलाखिर डायग्नोसिस हो गया है एंडोमेट्रियोसिस का, तो उसके सपोर्ट ग्रुप मौजूद हैं आपके ग्रुप के तवस्सुस से। इसी तरह एडिनोमायोसिस के सपोर्ट ग्रुप मौजूद हैं। एंडोमेट्रियोसिस पहले हम कहते थे कि यार ऐसा करो कि बच्ची को बोलो कि वो बच्चे पैदा कर ले, शादी करने के साथ ही तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं होगा, तो एडिनोमायोसिस नहीं होगा। बेश मैं 2-2, 3-3 बच्चों की अम्माओं को भी मैंने एंडोमेट्रियोसिस होते हुए देखा, और बड़ा कॉमन है ये। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि उसका डायग्नोसिस में डिले हो जाता है, क्योंकि आप जिस डॉक्टर के पास गए हैं उस डॉक्टर को खुद नहीं पता कि किबला कहाँ जा रहा है। तो अगर आपको जरा भी आइडिया है तो आप एक क्वेश्चनेयर बना के लेके जाइए, आप जब भी डॉक्टर के पास पहले अपॉइंटमेंट के लिए लेके जाइए, बिल्कुल मत शर्माइए, प्लीज जॉट डाउन ऑल योर क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू आस्क। वो आपका टाइम है, आपने उसको पे किया हुआ है, वो 15 मिनट आपके हैं, और आपकी लाइफ डायग्नोसिस उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो व्हाई शुडंट यू बी वरीड अबाउट दैट, मेक अ क्वेश्चनेयर। और डॉक्टर, मैं हमेशा पेशेंट से ना ये पूछती जरूर हूँ, आपका क्या ख्याल है, आपको क्या है, या क्या आप गूगल करके आई हैं अपने सिम्टम्स। इट रियली गिव्स यू एन एज कि यू नो एटलीस्ट मैं बीमारी तो ट्रीट कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके परेशानी तो ट्रीट करूँ ना। अगर वो मेरे पास पेन के लिए आई है और मैं कहूँ अल्ट्रासाउंड के लिए चलिए ब्लड टेस्ट करा लो, 3 दिन बाद आ जाना, तो मैंने पेन तो ट्रीट नहीं किया ना यार। You know, so that's the most important thing. Have some empathy कि वो अगर वो पेट पकड़े हुए आई है कि मेरे पेट में बेतहाशा दर्द है, और आप कहें कि जाओ जरा पहले अल्ट्रासाउंड करा के और फिर हम तुम्हें देखेंगे। Absolutely. थोड़ा सा मैं डॉक्टर शाजिया, हम अपनी इतनी informative conversation है, but I can see Rama has got a lot of she can so relate to this conversation right now, क्योंकि वो एक दूसरे end of the other spectrum जो आप patient की बात कर रही हैं। Rama, do you want to add something over here? बेशक मेरा ख्याल इमोशंस भी बहुत ज्यादा शो करती हूँ, बिकॉज मैं इमोटिव हूँ। कुछ बातों से थोड़े से अपॉलॉजीज दैट आई माइट हैव टू लीव अर्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, जो आप लोग कर रहे हैं ये काविश बहुत जरूरी है। और डॉक्टर शादी, जब आपने ये कहा ना कि अगर आप न्यू मदर से ये पूछते हैं आर यू स्लीपिंग, मैं आपके पास होती मैंने धाड़े मार मार के रोना था। प्लीज एक सेशन इस पे करिए कि जो बेबी ब्लूज होते हैं। मुझे याद है कि 9 साल बाद IVF के बाद मेरा बच्चा माशाल्लाह हो तो गया, बट आई वाज़न्ट रेडी। मुझे बहुत टाइम लगा उसे डील करना। आई वेंट टू डीप डिप्रेशन एंड एंडोमेट्रियोसिस है मुझे, तो ये लाइफ लॉन्ग है। अभी भी मैं हार्मोन्स ले रही हूँ टू सप्रेस इट, ताकि मेरी पेन मैनेज हो। मेरी जिंदगी बुरी तरह अफेक्टेड है, बहुत सी जॉब्स मुझे छोड़नी पड़ी, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत मसाइल हैं। सो एक और डॉक्टर शादी से टेक अवे मैं ये भी करूंगी कि मैंने अपनी तशखीस खुद की थी। मेरी शादी नहीं हुई थी, नो डॉक्टर वाज विलिंग टू चेक मी,
शादी हुई तो आई सेड आई हैव एंडोमेट्रियोसिस एंड आई रिमेंबर द डॉक्टर टेलिंग मी आप जैसे पेशेंट्स हमें बहुत अनॉय करते हैं, या आप चौधरी गूगल को देख लेते हैं और आपको लगता है आपको सब पता है. I told him, I said, you do my investigative laparoscopy and, it's not showing up, please देखिए. And I remember he was particularly embarrassed जब मैं होश में आ रही थी, and he said, I'm so sorry I didn't listen to you. You do have you have acute endometriosis. But again, एक मेरा गिला आम खवातीन से भी, प्लीज आप अगर अपने लॉन के कपड़ों के, आपको पता है ना कि ये सिंथेटिक है, इसकी प्राइस है, खुदारा अपने जिस्म के बारे में केयर करें. उसके बारे में आप क्यों कंप्लेसेंट होती हैं, बैठ जाती हैं, हमें तो कुछ पता नहीं. क्यों नहीं पता भाई, क्यों नहीं आप जान रही? सॉरी, आप डॉक्टर्स तो नहीं बोल सकेंगे, मुझे तो बहुत गिले होते हैं औरतों से. आपको ये पता है कि मतलब मेकअप की कौन सी चीज है, कौन सी वेबसाइट से बेहतर डील मिल रही है, लॉन की सेल कब है, कब आप लोगों ने दरवाजे तोड़ के दूसरी औरतों के से कपड़े छीनने हैं. अपने जिस्म के बारे में आपको फिक्र नहीं है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं लेनी, बोर हो रही हैं आप. आफरीन है. तो यहाँ पे थोड़ा सा कहना मेरा औरतों से भी है, बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे हिस्सा बनाया. आप दोनों डॉक्टर्स बहुत खूबसूरत और अच्छी इस मामले में मुझे लगी हैं कि आप जैसी डॉक्टर्स होंगी ना तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. हिरा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. थैंक यू रमा, थैंक यू वेरी मच एक्चुअली दैट आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया. यू हैव कम एंड शेयर्ड समथिंग सो सीक्रेट, so personal and so deep with us, and I think that आपकी कहानी सुन के बहुत सारी ख़वातीन को तसल्ली और तशफ़ी हुई होगी, क्योंकि ये भी हम इसको अभी आगे जब कॉन्वर्जेशन में जाएंगे बाकी डॉक्टर्स के साथ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लोग बहुत पर्सनल सवाल भी करते हैं जो एक इंसान को इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है. क्योंकि सबसे पहले शादी होते ही सवाल होता है कि जी बच्चे हुए नहीं और कितने हुए, एंड इट्स एंडलेस. और आपको और वो आपको सड़क पे चलता हुआ बंदा भी आपसे ये सवाल करेगा. दे हैव द ऑडेसिटी टू आस्क यू सच अ पर्सनल क्वेश्चन. मैं ये जरूर कहूंगी हिरा कि मैं हमेशा खवातीन और मर्दों को कहती हूँ कि जो आपके बिल्स नहीं पे कर रहे, जब आप रात को अकेले रो रहे हैं और वो आपको चुप नहीं करा रहे, जो जिनकी कोई इनपुट आपके फाइनेंशियली सोशल मतलब अपलिफ्टिंग में नहीं है, खुदा के लिए उनकी बात सुनना बंद कर दें. उनकी बात मत सुने. It's not worth it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Rama. मुझे पता है आपको जाना है. बहुत शुक्रिया आपके आज that you came with us. Thank you very much. All the best. Thank you. So Dr. Shazia, moving on. इससे पहले कि हमारी डिस्कशन और बढ़ जाए, हमारे पास again we have a myriad of questions again that are waiting. बहुत सारे लोग हमसे मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं. कुछ मेनोपॉज के हवाले से है, कुछ यीस्ट इन्फेक्शंस के हवाले से है. आपको याद होगा कि कल परसों भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि सिंपल चीज़ें होती हैं, यीस्ट इन्फेक्शंस होती हैं जो अनएड्रेस्ड होती हैं और उसके बाद वो चीज़ें बढ़ जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर एंड दे कॉम्प्लिकेट. तो थोड़ा सा आप लोगों के जो सवालात हैं, एक और भी सवाल आया है कि एनीबडी कैन वन टेक प्रिमिल्यूट एन विद ग्रेविबिनियन इंजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये भी जरा प्लीज एड्रेस कीजिएगा. हाँ, ये सबसे पहले तो ये कि जो मेडिकेशन के लिहाज से क्वेरीज है ना बेटा, वो अपने डॉक्टर से पूछें, वो ज़्यादा बेटर है. ये अनसेफ होता है क्योंकि हमें आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता होती है. प्रेमोलूट वैसे मैं जेनरिक बता देती हूँ कि प्रेमोलूट प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है. अगर प्रेगनेंसी से बाहर दी जाती है तो ये वही दवा है जो पीरियड रोकने के लिए, या मैंने जो आपको बता रही थी कि रमजानों में दी जाती है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोस मेडिकेशंस. हम कोई और नॉन मेडिकेटेड जो है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर अगर दवाओं के बारे में या नुस्खे डिस्कस होने लगे तो बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी. नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में बता रही थी, तो ईस्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, कॉमनली हो जाता है और कॉमनली ट्रीटेबल भी है. राइट. रीजंस जो ईस्ट इन्फेक्शन, ईस्ट इज कॉमन वर्ड में फंगल इन्फेक्शन, थ्रश इन्फेक्शन. उनके जो कॉमन रीजंस हैं, नंबर 1 हाइजीन, number 1 hygiene, number 2 underlying diabetes or underlying medical problems. Number 3 type of hair removal method, जिसमें जो अगर आप डेपिलेटरी क्रीम यूज कर रही हैं और आपको बार बार थ्रश हो रहा है या फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वो आपकी स्किन आपको बता रही है कि खुदारा मेरे ऊपर हेयर रिमूवल क्रीम लगाना बंद कर दो. तो फिर मेरे साथ सवाल ये होता है पेशेंट का, फिर हम क्या लगाएं? शेव हम नहीं करना चाहते, या हलावा या वैक्सिंग हम नहीं करना चाहते, तो आजकल तो लेजर हेयर रिमूवल जो बिकिनी लाइन लेजर है वो साल में 3 दफा 4 दफा आप करवा लें, एंड इट गिव्स यू अ स्मूथ
इफेक्ट ऑल्सो, और ये सारे आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वेजाइना वल्वा नेचुरल तौर पे डैम्प प्लेस है, अगर उसको आप रोज़ाना प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं करेंगी, हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगी, बाज़ ख़वातीन होती हैं जो अंडर गारमेंट्स अपने जो है ऑफ्टन चेंज नहीं करती, और अगर अंडर गारमेंट्स होते हैं तो वो कॉटन के नहीं होते, वो लीक्रा के या कोई और प्रोडक्ट होती है, तो उससे इरिटेशन हो जाती है। अगर एक्सेसिव शेविंग होती है उससे चेफिंग हो जाती है। जब एक दफ़ा स्किन वल्नरेबल हो गई तो स्किन के जो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी जिल्द पे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है उसमें शिफ्ट हो जाता है, एंड देन यू आर प्रोन टू डेवलपिंग ईस्ट इन्फेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, प्रेगनेंसी भी एक स्टेट ऑफ लो इम्यूनिटी है। जब भी हमारी लो इम्यूनिटी होती है तो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे नज़ला जुकाम खांसी हमें लो इम्यूनिटी की बस होते हैं, इसी तरह थ्रश भी उसी तरह होता है। उसका इलाज बहुत अच्छा है। इलाज जो है ईजी है कि सबसे पहले तो आप देख लें कि गुज़िश्ता 2-3 दिन में आपने शुगर कंटेंट अपनी ज़्यादा की होगी, प्रॉबेबली पानी ज़्यादा पिए, शुगर कंटेंट ज़रा कम कर दीजिए। डॉक्टर के पास जा सकती हैं, वेल डन। आप स्वाब करवा लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए कि ईस्ट इन्फेक्शन ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर फार्मेसी पे ओवर द काउंटर ईस्ट इन्फेक्शन के लिए कॉमन क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, वेजाइनल टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, वॉशेस भी अवेलेबल हैं जो आप आसानी से यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा फंगस को भगाने का तरीका एक जो है वो ये है कि आप प्रोबायोटिक्स ले लें। आजकल हर अच्छी ग्रोसरी शॉप के ऊपर प्रोबायोटिक ग्रीक योगर्ट्स मिलते हैं, वो आपके लिए बेस्ट हैं। तो डाइट, हाइजीन और ट्रीटमेंट, ये तीनों का जो है अमेलगमेशन जो है वो उससे आप ईस्ट इन्फेक्शन से निजात पा सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेजॉरिटी बच्चियों को फिर रिकरेंट होता है। अगर रिकरेंट होता है तो है कि वो थ्रश का जो ऑर्गेनिज्म है वो उनकी गट में भी है, उनके लोअर जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर भी है। उसको जरा ट्रीट करने के लिए आपको फिर मंथली एंटी फंगल पिल्स देते हैं डॉक्टर। तो फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 महीने से ज्यादा या 2 महीने ज्यादा हो रहा है तो देन डेफिनेटली यू नीड टू सी योर गायनेकोलॉजिस्ट, ताकि वो तशखीस कर लें, बल्कि उसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आपको देके फॉलो अप कर लें ताकि पता चल जाए। लेकिन अगेन आई विल कम बैक टू द फैक्ट दैट योर डाइट एंड हाइजीन प्लेज अ बिग रोल। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी में काफ़ी बच्चियां ऐसी होती हैं जो 7-8 मंथ से बिल्कुल अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। वो कहती हैं बस अब तो हमें खाने पीने की आज़ादी मिल गई है, और उन्होंने जो है वो इतना अपना वजन बढ़ा लेना होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर वेट जो है वो तकरीबन 10 से 12 kg बढ़े, एंड दैट टू इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रेगनेंसी हुई, एंड nobody is different. I am no different. I myself, मैं किसको बोल रही हूँ? I myself put on more than 15 kg weight with my first baby. It happened to me in my second and third. Yeah. License मिल गया खाने को, but yeah, you know, अब the good thing that you can tell yourself is that I can exercise for 2 in pregnancy, but I will not eat for 2. यानी you need to eat for 2। कहते हैं ना ये भी खा लो बच्चे को लगेगा, वो भी खा लो बच्चे को लगेगा। नहीं भाई, वो आप ही को लगेगा और आप ही को उतारना पड़ेगा। और फिर उससे जब वो पीछे की बॉडी आपकी हैवी होती है ना, वो जो थाइज आपस में टकराना शुरू करती हैं, उससे फिर वो बहुत ज्यादा कॉमनली होता है। तो ओबेसिटी का भी मतलब वो जो बॉडी आपका शेप जो हैबिटस है, बॉडी स्टेटस है, उसकी वजह से भी ये जो चीज कॉमन। आई होप दैट आंसर्स एवरीबॉडीज क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? Gee, there's another generalized question. Zoya Javed has asked that around 7% of Pakistan's population is suffering from asthma, and the percentage is expected to increase in the coming years. Please let us know how to handle this issue. This is a very generalized question. Yes. I don't know if you would like to, or if this falls under your category that you can address. General thing for asthma again is that you need to have a good pulmonologist, and you need to have access to good chest physician as well at the same time. So whatever is the trigger of your asthma, whatever is the trigger of your allergy, unfortunately, you know, it's very easy for me to say, but anything like dust, anything like pollen, anything like any perfume, anything like any soap, that is the trigger of your asthma. You need to check yourself. Nowadays there are tests available for allergy that you can get your allergen test done to make sure to tell you what is it that is actually creating that you know asthma issue. So if the population is that much allergic, then you need to make your environment in your home, especially your living room as well as your bedroom, asthma free as much as possible, allergen free as much as possible, and that requires a lot of research. So I think a pulmonologist and an allergy expert can help you with that. Thank you. Right. Thank you. कुछ ऐड करूं इसमें? मेरा एक्चुअली देखिए, एस्मा जो है वो एक प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, और स्पेशली पाकिस्तान में भी। तो जैसा कि डॉक्टर शाजिया ने कहा कि आपने एलर्जेंस को भी जो है वो अपने देख लिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज एडहेरेंस टू योर ट्रीटमेंट।
क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि मेडिसिन दे दी जाती है, मेडिसिन इज द इनहेलर। ये चीज दिमाग में रखें कि इसका ट्रीटमेंट इज इनहेलर। हमारे यहाँ जो है वो ये एक मिथ है, ये स्टिग्मा है कि जी ये इनहेलर एक दफा ले लिया तो सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो प्लीज ये बात जो है वो अपने जहन में रख लें कि आपका इलाज जो है वो इनहेलर ही है। जो आप गोलियां लेंगे वो इनहेलर की फॉर्म में होती हैं। इनहेलर डायरेक्टली मेडिसिन आपकी जो है वो लंग्स में जा रही है, गोलियां जब आप ले रहे हैं तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और फिर वो आपकी लंग्स तक पहुंचेगी। बिल्कुल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इनहेलर एंड द सेकेंड थिंग इज योर टेक्निक। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, तीन चीजें आप समझ लें। एक तो आपको एलर्जेंस का आपका पता होना चाहिए, योर मेडिकेशन एंड टेक्निक। अगर आप ये तीन चीजों में मास्टर है तो यू कैन मास्टर योर एस्मा। डॉक्टर शाजिया हारिस, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन हियर। जो आप कह रही हैं एलर्जेंस लोगों को पता होना चाहिए, मेरे ख्याल में से प्लीज करेक्ट मी एज अ ले पर्सन, कोई एलर्जी टेस्ट होता है जिसकी वजह से आपको पता चलता है? बिल्कुल एलर्जी टेस्ट होते हैं, लेकिन समटाइम्स आप जो है वो अगर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, बिकॉज एवरी टाइम वी डोंट गो फॉर एलर्जन टेस्ट, ठीक है। टेस्ट ये होता है कि जो भी आपको खुद पता होता है, आपकी इन्वायरमेंट का आपको पता है, आपने खाना क्या खाया आपको पता होता है, आपकी बॉडी क्या है आपको पता होता है, आपने पहना क्या है आपको पता होता है। कोई भी चीज आपकी एनवायरनमेंट में रिलेटिंग टू एनीथिंग जिसने आपके एस्मा को एग्रीवेट किया, एस्मा के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वीज हो सकती है, कॉफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन में कोई भी सिम्टम अगर आपको किसी भी वजह से आया, दैट इज योर एलर्जन, ठीक है। आपने अपना मेडिसिन लिया, आप यू आर बेटर। दोबारा आप उन चीजों को अवॉइड करेंगे जो चीजें आपको एलर्जी कॉज कर रही हैं। वो एलर्जी अगर दोबारा आपने देखा कि द सेम थिंग जो कि लास्ट टाइम जिससे मुझे एलर्जी हुई थी दोबारा में एनकाउंटर हुआ एंड आई हैड द सेम सिम्टम, इट मींस यू हैव एलर्जी टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जो नॉर्मल एस्मा है उसमें वी डोंट गो फॉर एलर्जी टेस्ट, ठीक है। उसमें हम जो है विद गुड हिस्ट्री एंड पेशेंट की जो है वो अगर आप लास्ट 1 वीक की भी हिस्ट्री आप प्रॉपर ले लेंगे, यू विल बी नोइंग कि उसको एलर्जी किन किन चीजों से है, और उन चीजों को फॉर नेक्स्ट 3 months यू विल अवॉइड दोज थिंग्स। इफ द पेशेंट इज कंट्रोल्ड, इसका मतलब कि वो उसके एलर्जेंस है और उसने जो है वो उन चीजों से जो है वो बचना है। जरूरी नहीं है कि वी गो फॉर एलर्जी टेस्ट टू डायग्नोज एस्मा। सही, बट बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुझ जैसे लोग भी होते हैं, वी इनकाउंटर सर्टेन थिंग्स और हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि इसका ट्रिगर क्या रहा है। तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ें देखना कि जी हम क्या खा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम किस एनवायरनमेंट में, इनको सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पास इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी, और मैं चाहूँगी दैट द फोरम इज़ ओपन फॉर बोथ द डॉक्टर्स, डॉक्टर शाजिया मकसूद एंड डॉक्टर शाजिया हारिस। प्लीज एड्रेस इट कि इनफर्टिलिटी कॉजेज रिकरेंट मिसकैरेजेस, क्या ये उन्होंने कहा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कॉजेज रिकरेंट मिसकैरेजेस, क्या ये बात सही है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे हम सवालात में देख रहे हैं कि बहुत सारी मिथ्स हैं, दे आर कमिंग अप। So if we could just do a quick reply to all of these. Secondary infertility का मतलब ये है कि एक दफ़ा बेबी हो गया और अब नहीं हो रहा, और रिकरेंट मिसकैरेजेस का मतलब है कि बार बार होती है प्रेगनेंसी और उसके बाद वो प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। तो अगर किसी को मिसाल के तौर पे कि बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो वो एक तरह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ही हुई ना, कि बच्चा नहीं हो रहा। फर्टिलिटी क्या है? टेकिंग होम अ लाइव बेबी। तो वो ये चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अब जब हम बात करते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस की, तो रिकरेंट मिसकैरेजेस मतलब मेरा तो बहुत दिल करता है कि पहला ही मिसकैरेज हो तो मैं बैठ जाऊं, मैं सारे ब्लड टेस्ट करवा लूं, कोई आंसर दे दूं। लेकिन बुक्स हमें ये बताती हैं कि 2 और मोर मिसकैरेजेस अगर हों तो फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। The commonest reason for miscarriage is polycystic ovarian syndrome. I repeat, the commonest reason for miscarriage is hormonal imbalance with polycystic ovarian syndrome. The other causative factors could be a cousin marriage, a first cousin marriage. There could be some chromosomal problems wrong with the fetus that the nature does not want it to grow from the very beginning, कि वो शुरू में ही इसखाते हमल हो जाता है।
और तीसरा रीजन जो है वो बॉडी में क्लॉटिंग की कोई डेफिशिएंसीज हैं, क्लॉटिंग के कुछ मैकेनिज्म्स का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। फिर अगर हम बात करें कि यूट्रस की शेप कैसी है, यूट्रस की फॉर्म कैसी है, कि यूट्रस सही बना हुआ है, उसके अंदर कोई सेप्टम तो नहीं है, उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, उसके अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं है, उसकी वजह से तो मिसकैरेज नहीं हो रहा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि इसके लिए फिर आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत है। आपके ब्लड टेस्ट के ज़रिए, आपके अल्ट्रासाउंड के जरिए, यूट्रस के अंदर कैमरा डाल के, बेली बटन के अंदर कैमरा डाल के, ये सारी चीज़ें डायग्नोज हो सकती हैं कि मतलब इनफर्टिलिटी का कॉज जो रिकरेंट मिसकैरेजेस है वो क्यों हो रहे हैं। अब आ जाइए उसके ट्रीटमेंट की तरफ। अब अगर मिसाल के तौर पे हमने कह दिया कि यूट्रस नॉर्मल था या यूट्रस नॉर्मल नहीं था, अगर यूट्रस नॉर्मल नहीं था, उसमें कोई सेप्टम था, तो हम जब कैमरा अंदर डाल रहे हैं, क्या वो सेप्टम रिमूवेबल है, हम उसको रिमूव कर दें तो वो आपकी रिकरेंट मिसकैरेज की कॉज ट्रीट हो गई। बाज़ औक़ात वो सेप्टम रिमूव नहीं हो सकता, तो आप कहते हैं आप ट्राई कीजिए, ट्रायल एंड एरर है। लेकिन ये कि उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट होते हैं एक दफ़ा रिकरेंट मिसकैरेज के बाद, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के पास अब आजकल अवेलेबल हैं कि जिसके ज़रिए जो है वो ट्रीटमेंट पॉसिबल है और प्रेगनेंसीज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंटिन्यू होती हैं। मेरे पास मदर्स आती हैं 3-3 4-4 मिसकैरेजेस के बाद, एंड वी टॉक अबाउट गिविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, अर्ली 3 months बिफोर द प्रेगनेंसी। लेकिन वो हर एक का कॉज डिफरेंट है। अगर मिसाल के तौर पे किसी को क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, तो उसको फिर ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, जिसमें ब्लड थिनर की गोलियां हैं, ब्लड थिनर के इंजेक्शंस हैं। अगर किसी को कोई इम्यून प्रॉब्लम है, तो उसको प्रेग्नेंट होने के बाद इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। वो जैसे अभी डॉक्टर शाजिया हारिस अर्ज कर रही थी कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं ये, लेकिन ये अवेलेबल हैं और ये वर्केबल ट्रीटमेंट्स हैं। तीसरी जो चीज़ है, अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से है, तो उसको ओव्यूलेशन की मेडिसिन दी जाती हैं ताकि वो मिसकैरी ना करे, और उससे पहले कोशिश किया जाता है कि उसके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कर्ब कर लिया जाए। अगर किसी को ठीक कर लिया जाए। सही। अगर किसी को 2 या 3 मिसकैरेजेस हैं, तो ये भी एक वैलिड राउट है कि उसको कहा जाए कि वो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लेके आईवीएफ करा ले, क्योंकि अगर उसकी एग क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं है, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो अंडर द माइक्रोस्कोप दे कैन हैव अ लुक एट द एग, दे कैन हैव अ लुक एट द स्पर्म, दे कैन हैव अ लुक एट द एम्ब्रियो एंड पुट इन द मोस्ट हेल्दीएस्ट एम्ब्रियो। तो ये भी एक तरीका है कि इफ नथिंग इज वर्किंग then opt for an IVF, कि वो recurrent miscarriage का वो भी इलाज है। तो I will sum it up, क्योंकि वक्त कम है, कि रिकरेंट मिसकैरेज जो है 2 या 2 से ज्यादा मिसकैरेजेस हैं, उसकी ट्रीटमेंट में हार्मोनल प्रॉब्लम या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उसकी ट्रीटमेंट उसकी रीजंस में कॉजेज में ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, उसकी कॉजेज के अंदर यूट्रस के अंदर होने वाले डिफेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है डॉक्टर के पास जाए बगैर पॉसिबल नहीं है। इसमें हस्बैंड का स्पर्म टेस्ट भी बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है देखने के लिए कि हम सारी तीर जो है वो इसी तरफ चला रहे हैं, क्या पता वहाँ स्पर्म वीक था। तो अगर कोई कजन मैरिज है, तो देन यू नीड टू सी कि क्रोमोसोम्स हस्बैंड के और वाइफ के कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मिसमैच है या कोई प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम। हिरा, मेरी क्लिनिक के अंदर डिवोर्स हुई है रिकरेंट मिसकैरेज, और इधर मदर फादर बैठे हुए, इधर मदर फादर बैठे हुए, एंड दे वर अ बिग ह्यूज फैक्टर उस डिवोर्स के अंदर। That is so painful. And it is so painful. And it is so painful. You know, I cannot get it out of my head कि उन्होंने मुझे काजी बना के वहां पे बिठा के आप बताएं, हो सकता है आप बताएं, नहीं हो सकता। मैं कहा भाई अल्लाह का वास्ता ये ना करो। आप किसी की लाइफ और उसका फैसला उसके बेसिस पे कर रहे हैं। दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि एंड थैंक यू कि जितनी भी आपने चीज़ें इस वक्त मेंशन की हैं, स्पर्म के ऊपर, फैमिली की, मैरिजेस के ऊपर, ये हमारे कल्चरल और सोसाइटी के बहुत सारे बड़े इश्यूज हैं जो हम एड्रेस नहीं करते। हम जाते हैं जी अच्छा ये बीमारी है, अच्छा इसका इलाज हो, वो तो हो ही जाएगा, उसका कोई ना कोई दो हल निकल आएगा। लेकिन ये वाले जो इश्यूज हैं हमारे यहाँ, कि हम शर्म की वजह से, कल्चरल इश्यूज और टैबूज की वजह से, या अपनी इस बात की वजह से कि जी ये शादी और आगे और लड़का और उसकी वो बात ना खुले, बहुत सारे हमारे इश्यूज जो है इस चक्कर में रह जाते हैं। उनको एड्रेस होना चाहिए। मैं ऐड करूंगी कि ये वाले जो इश्यूज के साथ जो बच्चियां आती हैं ना, वो या तो अपनी अम्मी के साथ आती हैं या मियाँ और सास के साथ आती हैं।
तो बच्चा तो आप करना है ना। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि पहले तो मम्मी अगर आप प्लीज बुरा ना माने तो बाहर बैठिए, मुझे इनसे पर्सनल सवाल करने हैं। तो सास ने बोला नहीं वो मेरे सामने करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तशरीफ रखिए। बेटे तुम लोग कितनी दफा सेक्स करते हो? फिर मम्मी खुद ही परेशान होकर बाहर चली जाती हैं कि मैंने तो बड़े ओपन एंडेड सवाल पूछना शुरू कर दिए उनके बेटे से। तो एक तो ये कि आपको मम्मीज, अगर आप मम्मीज हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो प्लीज आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो आपका बच्चा होगा या वो आपकी बच्ची होगी, लेकिन वो एक एडल्ट भी है एट द सेम टाइम। उसको उसका घर बसाने का मौका दीजिए। उसके ऊपर सिर्फ यही जिम्मेदारी लागू नहीं होती कि वो अपना प्रूफ ऑफ फर्टिलिटी दें। उस कपल के ऊपर थैंक यू फॉर सेइंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो मैं सबसे पहले ये सवाल करती हूँ दोनों से कि ठीक है, अब आप दोनों ने मिलके एक बच्चा बनाना है, इसके लिए आप मेरे पास आए हैं। ये बताएं कि मतलब आप में अपनी हार्मनी कितनी है, आप ए टीम है कि नहीं है, आपकी पिलो टॉक कैसी होती है, आप एक दूसरे को गालियां तो नहीं दे रहे, आप एक दूसरे के माओ पे और बापों पे तो नहीं आ गए। अगर ये सब नहीं है तो यू आर रेडी, और अगर ये सब है तो पहले इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। सही, ठीक है। तो ये जो एक सपोर्ट सिस्टम फैमिली का है ना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ा इशू है कि जी वो मम्मी जरूर आना चाहती हैं और you know, actually unfortunately if we look at the stats especially from Pakistan and हमारी जो एशियन सोसाइटी है उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी डिवोर्सेस जो है वो इस बेसिस पे होती हैं कि जी बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस जो होती है वो इन लॉज की होती है, एंड दिस इज बिटवीन सच अ इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट हैज टू टेक प्लेस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स देयर प्राइमरी डिसीजन। एंड आई होप कि जो आज लोग लेट मी ऐड हियर कि बच्ची की जो एक्सपायरी डेट है ना वो 28 साल नहीं है, प्लीज फॉर द लव ऑफ ऑल थिंग्स होली। 22 साल की हुई, उसने ग्रेजुएशन की और आपने किसी भी टॉम डिक हैरी को पकड़ के उसकी शादी करनी है, वरना आप हर एक से जिक्र कर रही होती मेरी बच्ची के लिए कोई लड़का बता दो। यार वो टाइम है ना, अगर आप उसको दें कि वो फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको पकड़ के ला के डॉक्टर के क्लिनिक में बिठाने की। वो उसको पता होगा, उसको अवेयरनेस होगी। अब जब ये अवेयरनेस हो जाती है तो हमें ये कहा जाता है कि भाई वो तो बहुत ही तेज लड़की है, उसकी तो बातें ही नहीं खत्म होती। तो ये जो एक सोशल टैबू है, ये हम खुद एज अ लेडीज हमें देखना चाहिए कि भाई ना सिर्फ हम अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करें, उनको फाइनेंशियली स्टेबल करें, बल्कि हम अपनी बहुओं को भी फाइनेंशियली स्टेबल होने दें और मेंटली स्टेबल होने दें। और ये इट्स लाइक अ कैस्केड, वो कहीं ना कहीं वो बैरियर टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर शाजिया, बोथ ऑफ डॉक्टर शाजिया, इतनी डीप और इंटेंस टॉक है कि वी कैन गो ऑन फॉर आवर्स, और अब हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लोजर की तरफ जाना है। आई एम गोइंग टू गो थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हिच आवर ऑडियंस हैज आल्सो आस्क्ड, और जो हम सेल बाय डेट कह रहे हैं, एक्सपायरी डेट कर रहे हैं, उसके अंदर ये वर्ड उस चीज से भी अटैच्ड होता है जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज जो होता है स्टेज, क्योंकि हम कहते हैं कि अब जो है औरत बिल्कुल नाकारा हो गई है, अब वो किसी काम की नहीं रही है। इसके इमोशनल एस्पेक्ट पे भी हम कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इफ यू कुड जस्ट टच अपॉन द सिम्टम्स जो खवातीन इस चीज से गुजरती हैं, एंड व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट इट इज बिकॉज बहुत सारे मर्द हजरात को इस चीज को समझने की जरूरत है कि व्हाट डू वुमेन गो थ्रू and what are the healthy signs and is there anything to look out for in that? You put it very beautifully that मर्द हजरात को भी समझने की जरूरत है। When we talk about extremes of life, इनिशियल स्टार्ट ऑफ पीरियड मिनार्के जो है वो डॉक्टर शाजिया हारिस ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ जो कि 45 से ऑनवर्ड है। मेनोपॉज की कोई स्टैंडर्ड एज नहीं होती, लेकिन 45-48 के बाद पीरियड इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। उसमें एक दफ़ा आप ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखा लें अगर आपको लग रहा है कि पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, या बाज़ औक़ात मोस्ट कॉमनली ज़्यादा आने लगते हैं या लंबे हो जाते हैं, 5 दिन 6 दिन की जगह 8-10 दिन होने लगते हैं और हैवी ब्लीडिंग होती है। तो एक तो ये सिम्टम पीरियड का इरेगुलर हो जाना। दूसरा ये सिम्टम है कि जब ये इरेगुलरिटी होती है तो इसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो अब इस वक्त जो है वो हार्मोन जो FSH है अब वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं मैं क्लॉक टिक कर रहा हूँ तुम्हारी। तो अब जब वो FSH बढ़ना शुरू होता है, सुभान अल्लाह, तो वो ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे वो ठंडे पसीने गर्म पसीने आना शुरू होते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में हॉट फ्लशेस कहते हैं। तो एक टिपिकल उसका वो ये होता है कि मैं रात को सो रही थी, एकदम मुझे घबराहट हुई, मैं उठ गई, मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। या मैं लेक्चर में, जैसे अगर कोई सुबह में काम पे जाने वाली खातून है, मैं लेक्चर की तैयारी कर रही थी और मैं लेक्चर के लिए हॉल में बैठी हूँ और मुझे एकदम जो है वो पूरा मेरा फेस जो है वो गर्म हो गया और मैं रेड हो गई और मुझे बिल्कुल मेंटल फॉग हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और 5 मिनट तक ये कैफे में रही और उसके बाद मैंने ठंडा पानी पिया और वो सब किया तो फिर मैं ठीक हो गई। ये मुझे क्यों हो गया? तीसरी
चीज कि मैं हस्बैंड के साथ अपने मिली, लेकिन इतनी ड्राइनेस थी कि मुझे ब्लीड हो गया, मेरी वेजाइना बहुत ड्राई रहने लगी है। चौथी चीज ये कि मुझे दिल नहीं करता मेरा सेक्स करने को, हस्बैंड तो करना चाहते हैं लेकिन मेरा दिल नहीं करता सेक्स करने को क्योंकि मैं ड्राई चाहता हूँ। सही। पांचवी चीज ये कि मुझे बच्ची की शादी होने वाली है या बेटे का रिश्ता आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे डिसीजन नहीं होता, मुझे चीजें याद नहीं रहती, मैं रख के भूल जाती हूँ। तो ये वो टिपिकल सिम्टम्स है मेनोपॉज के कि जिनके साथ हमारे पास खवातीन आती हैं। पीरियड्स इरेगुलर, हॉट फ्लशेस, mental fog, difficulty in taking decision, vaginal dryness, difficulty in having sex, ये common symptoms हैं और इन सब का बहुत खूबसूरत इलाज है। और सबसे पहली बात ये मैं कहती हूँ कि enjoy the change in your body, कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे नहीं हैं तो आप मैच्योर हो रही हो, आप फाइनेंशियली पहले से बेटर सिक्योर हो रही हो, enjoy this new phase in your life। तो जो पीरियड का खत्म हो जाना है ना, वो जिंदगी की लाइफ की वारंटी खत्म हो जाना नहीं है, इट इज अ न्यू फेज इन योर लाइफ। तो अब इस दौरान क्या होता है, क्योंकि वो आपके हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ब्रेन है, हार्ट है, बोन्स हैं, इनकी हेल्थ का हमें ख्याल रखना है। अब तो इतने टीवी पे इतने एड्स आ रहे हैं कैल्शियम वाला मिल्क के लिए और जनाब थायराइड हेल्थ के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए। तो मैं वो खवातीन जिनकी उम्र 45 साल है, मैं उनसे कहती हूँ कि अपनी सालगिरह का अपने आप को तोहफा दें और खुदारा जाके एक दफ़ा गायनेकोलॉजिस्ट को साल में एक दफ़ा दिखा लिया करें। अपना ब्रेस्ट चेक करवाएं, अपना सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाइए, अपना कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर चेक करवाइए, अपनी शुगर चेक करवाइए, अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाइए। अगर आपको पीरियड्स की एबनॉर्मेलिटी या इरेगुलरिटी है तो उसको चेक करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब इतने ज़्यादा पीरियड हो रहे होते हैं तो उस जो चेंज ओवर का जो एज है, जिसको हम पेरी मेनोपॉज कहते हैं, जो मेनोपॉज से पहले का, बाज़ औक़ात उसमें यूट्रस में छोटी छोटी ग्रोथ हो जाती है जिनको पॉलिप कहते हैं। वो बड़ी आसानी से कैमरे के साथ जो है वो एक ऑफिस प्रोसीजर के जरिए भी निकाल दिया जाता है और आपके पीरियड सही हो जाते हैं। अच्छा, ये जो चेंज ओवर वाला जो फेज है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो बाज़ औक़ात एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी भी हो जाती है। मेरे पास खवातीन आती हैं कि हमारी बच्ची 20 साल की है और हमें प्रेगनेंसी हो गई, अब क्या करें? तो हम कहते हैं एंजॉय करें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये है कि अगर आप नहीं चाहती कि आपको प्रेगनेंसी हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये नहीं है कि मुझे अब चेंज हो रहा है तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यू स्टिल हैव टू टेक प्रिकॉशन, अब चाहे वो कॉन्डोम हो, चाहे वो पिल सूरत में हो या चाहे वो कॉइल रखवाने की सूरत में हो, तो वो चीज़ है। कमिंग बैक टू मेनोपॉज, अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखें। वॉक और एक्सरसाइज अगर पहले आधा घंटा करती थी तो अब 40 मिनट 1 घंटा कर दीजिए। अगर आपका विटामिन डी कम है तो, और वैसे डॉक्टर शाजिया हारिस मेरे साथ जो है वो अग्री करेंगी कि विटामिन डी डेफिशिएंसी का तो एपिडेमिक है पाकिस्तान में। बिल्कुल, आई थिंक एवरीवेयर। और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो कोई हर्ज नहीं है कि आप सप्लीमेंट्स ले लें। ओवर द काउंटर भी ले सकती हैं, डॉक्टर से पूछ के भी ले सकती हैं, अपने फिजिशियन से पूछ के भी ले सकती हैं। अगर आपको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं तो उसका भी इलाज मौजूद है, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल बोथ। डाइटरी फैक्टर भी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको वेजाइनल ड्राइनेस हो रही है तो उसका भी हार्मोनल नॉन हार्मोनल इलाज मौजूद है। अगर आपको लेस सेक्सुअल लिबिडो है, यानी कि सेक्स करने का कम दिल चाहता है और उसके मुकाबले में आपके पार्टनर जो है वो आपसे अपसेट हैं या आप अपने पार्टनर से अपसेट हैं, तो उसके लिए भी दवाएं मौजूद हैं। तो डोंट सफर इन साइलेंस। आंटीज ऑफ माय एज, प्लीज डोंट सफर इन साइलेंस। देयर इज हेल्प अवेलेबल and there is absolute cure available for that, so you don't need to suffer in silence. अरे भाई, अम्मी के साथ भी ये हुआ था और नानी अम्मा भी बताती थी, उनके कमर में दर्द रहता था, तो ये तो नल्लों में तो दर्द रहता ही है। नो, वो जमाना और था, ये जमाना और है। तो there is help available. Dr. Shazia Haris, just a quick question has come to us right now, that is there anything which is called early menopause? बिल्कुल, इसको जो है वो आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जो है वो एक टर्म है। एट टाइम्स 35 की एज में, 35 प्लस में जो है वो मेंस्ट्रुअल जो आपका साइकिल है वो रुक जाता है। उसके लिए जो है वो जरूरी है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द डायग्नोसिस डन। समटाइम्स क्या होता है, देखिए जब जो है ना वो मेंसेस फॉर मोर देन अ ईयर नहीं आते हैं, देन गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू सी कि ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ है। समटाइम्स अगर कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, तब भी जो है वो एमेनोरिया हो जाता है, यानी मेंसेस रुक जाते हैं। तो अगर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर डायग्नोज हो गया है तो यू नीड टू गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। शी इज द पर्सन हु विल डिसाइड कि आपको जो है वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है
कि नहीं देनी। दिस इज द टाइम कि आपने इधर उधर, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि इस किस्म का कुछ चीज हुई तो हिकमत की पक्की आ जाती है, या कोई जो है वो जादू की जो है ना वो जप्फी आ जाती है कि कुछ होगा तो हो जाएगा इलाज। प्लीज, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी का जो कि हमारे साइकिल को मेंटेन रखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बॉडी हेल्थ, आपकी बोन्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो टाइम है जिस पे अब हमें जो है वो सपोर्ट की जरूरत है। तो यू नीड टू गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज द पर्सन हु विल डिसाइड कि आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सही सही। Thank you so much, Dr. Shazia Haris and Dr. Shazia Maqsood. This topic about women health इतना vast है, इतना deep है, बहुत सारे सोशल स्टिग्मास हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे कल्चरल टैबूज हैं, और हेल्थ इन इटसेल्फ इतना वास्ट टॉपिक है ख़वातीन का कि हम घंटों इस पे बात कर सकते हैं, इट कैन नॉट कम टू एन एंड, बट वी हैव माशाल्लाह से गॉन वेल बियॉन्ड आवर टाइम एंड यू नो द ऑडियंस हैज़ बीन वेरी वेरी पेशेंट विद अस, हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने हमारी कॉन्वर्जेशन बहुत इंजॉय की है, अभी भी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं और आते रहेंगे मेरे ख्याल से अगर हम और चलते रहेंगे. लेकिन at this point, I think that we have given so much very good information to all our audience who's out there listening. अगर आप लोगों ने वो बातें नोट कर ली हैं जो डॉक्टर शाजिया हारिस और डॉक्टर शाजिया मकसूद ने इस वक्त की हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इतनी अच्छी फ्री एडवाइस मेरे ख्याल में से इतनी आसानी से नहीं मिल सकती. क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा कि जी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनके पास अक्सर इतना टाइम नहीं होता, या हमें खुद चीज़ें याद नहीं रहती, या हमें मालूम नहीं होती कि हमें किस चीज़ के बारे में सवाल करना चाहिए. तो मेरे ख्याल से आज जो हमने ज़ख़ीरा कलेक्ट किया है वो इतना अच्छा है कि अगर आप लोग ने सब ये नोट किया है और देखा है और सुना है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में, एटलीस्ट मेरी तो इन्फॉर्मेशन में आज बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. तो इस मौके में मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आप दोनों डॉक्टर्स का कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, हमारा साथ दिया. इलाज का शुक्रिया कि जिन्होंने शी एम्पावर्स यू को ये मौका दिया कोलैबोरेट करने का. रमा चीमा को of Beti, who took out time and came and shared her inspirational story with us. यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहती रहूँगी कि जो रमा ने एक बात कही थी बीच में, मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि हम ख़वातीन जो है अक्सर कपड़ों पे, मेकअप पे, ज्वेलरी के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं, लेकिन खुदारा अपनी हेल्थ के ऊपर भी उतना ही फोकस दें, अपने आप के लिए टाइम निकालें. मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जी जब हम फ्लाइट में होते हैं और टर्बुलेंस होती है तो आपको बोला जाता है कि जी मास्क करेंगे, पहले आप पहने और फिर अपने साथ वाले को पहनाएं. तो ख़वातीन के लिए भी यही मैसेज है कि प्लीज़ अपने आप को पहले ठीक रखें. जब आप ठीक होंगी तो आपके इर्द गिर्द जो जितना भी माहौल है, घर है, फैमिली है, वो सब फ्लरिश करेगी, ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी. अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपके इर्द गिर्द हर चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी. तो अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें. और ये जितनी भी आज हमने बातें की हैं मर्द हजरात के लिए भी ख़ास तौर पे कि इसमें कोई शर्म नहीं है, प्लीज़ आगे आएँ और जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको खुल के डॉक्टर्स के साथ, काउंसलर्स के साथ, कोचेस के साथ उनको डिस्कस करें और इसके अंदर इन्वेस्ट करें. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन वांटिंग टू इन्वेस्ट इन अ काउंसलर और अ कोच, बिकॉज जिस तरह आप पैसे कपड़ों पे खर्च कर सकती हैं, इन चीज़ों पे खर्च करिए. आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ के बराबर और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस मौके पे हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सब लोगों का. आप लोगों ने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग. हम आते रहेंगे, आप लोगों के साथ गपशप बात करते रहेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते रहेंगे. इसी के साथ हम खुदाफिज कहना चाहेंगे. शब खैर एंड अल्लाह हाफिज. थैंक यू वेरी मच.